बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स में लिखने वाला हूँ आज यहाँ पर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेक्शन। और चलिए देखते हैं, समझते हैं आज इंडियन पीनल कोड 1860 हमको बताती क्या है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले इंडियन पीनल कोड आपका एक इस तरीके का सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आप क्राइम को पढ़ते हो और बहुत सारी पनिशमेंट को पढ़ोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा। चलो, इंडेक्स का ये जो बेर एक्ट होता है इसके इंडेक्स को हम थोड़ा सा स्किप कर देंगे। बस सीधा प्रोविजंस पर आता हूँ आपके साथ में। ठीक है, समय की बर्बादी को ना करते हुए हम सीधा प्रोविजंस पर आएंगे और वहाँ पर सारी चीज़ों को समझते हुए निकलेंगे। ठीक है ना, आप लोग फटाफट अपने बेर एक्ट में वही पर्टिकुलर सेक्शन को खोल लेना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे भी होते हैं कि जो कि आपकी यहाँ पर प्रीलिम से पूछ लिया जाता है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी देख रहे हैं उनको मैं साफ कह दूं कि ये बिल्कुल लेक्चर सीरीज उस बच्चे के लिए भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एआईबी में भी तो एमसीक्यू ही आते हैं। तो आपको पढ़ना तो वैसे भी है बेटा, तो आप पढ़ो इसको अच्छे से। ठीक है, तो इंडियन पीनल कोड आपका एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। ये आपकी कौन सी डेट होती है? ये होती है आपकी इनैक्टमेंट डेट। ठीक है, चलो आते हैं सर प्रीलिम्स पर, तो प्रीएम्बल पर। ठीक है, प्रीएम्बल आपका बताता है इट इज एक्सपीडेंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर द इंडिया। मतलब ये इंडिया का आपका एक जनरल पीनल कोड माना जाता है। पीनल कोड मतलब ये एक ऐसा कोड है जिसमें आपकी पेनल्टीज के बारे में बता रखा है। पेनल्टीज मतलब, पेनल्टी मतलब होता है आपका पनिशमेंट। तो ऐसा कोई कोड जिसमें आपका पेनल्टीज के बारे में बता रखा है तो उसको हम कहेंगे पीनल कोड। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसको बोलेंगे हम पीनल कोड। तो वो आपकी आईपीसी है जो कि क्राइम और उसकी पनिशमेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स यहां पर ये चीज को समझेंगे। सेक्शन नंबर 1 आपका बात करता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। तो टाइटल इसका स्टूडेंट आपको समझना सिर्फ इतना है कि इसका टाइटल है द इंडियन पीनल कोड 1860। पूरे होल ऑफ इंडिया पर आज की डेट में अप्लाई होता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाला ट्रेंड अब रहा नहीं, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पार्ट था वो भी अब इंडिया का पार्ट बन चुका है, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बन चुका है। तो अब यहाँ पर कंप्लीट होल ऑफ इंडिया पर ये चीज़ अप्लाई होती है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 2 जो कि बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन द इंडिया। मतलब ऐसे टाइप के पनिशमेंट जो कि आपकी इंडिया की टेरिटरी के अंदर कमिट किए जा रहे हैं। तो उसमें क्या लिखा है यहाँ पर बेर एक्ट में? ध्यान से सुनो। उसमें आपका यहाँ पर लिख रखा है स्टूडेंट्स, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिश्ड अंडर दिस कोड। हर वो बंदा, हर वो पर्सन आपका यहाँ पर लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए अंडर दिस कोड, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन द इंडिया। मतलब कोई भी अगर ऐसा एक्ट या कोई भी ओमिशन जो कि किसी भी आईपीसी के प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी है और वो एक्ट और ओमिशन आपका इंडिया की टेरिटरी के अंदर किया जा रहा है, तो वो पर्सन आपका यहाँ पर क्या पाया जाएगा स्टूडेंट? वो पर्सन आपका पाया जाएगा यहाँ पर गिल्टी। और जब अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है तो यहाँ पर क्या मिलती है उस पर्सन को? पनिशमेंट। तो ये आपका कंप्लीट कहता है सेक्शन नंबर 2। समझ में आया? चैट बॉक्स में मुझे फटाफट थम्स अप भी दिखाते रहना कि सर डन विद सेक्शन नंबर 2। आप कमेंट में ऐसे लिखो कि सर डन विद सेक्शन नंबर 2 और डन विद सेक्शन नंबर 3, तो मुझे पता चलता रहेगा कि बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा रैपिड होने वाली है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि मुझे एक चैलेंजिंग ये भी है मेरे लिए कि मुझे कंप्लीट 2 लेक्चर लूंगा आईपीसी के, पार्ट 1 और पार्ट 2। मुझे कंप्लीट 500 सेक्शंस कवर कराने हैं और एक भी सेक्शन को मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना? तो ओके, ऑल राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस हो सकता है, कोई भी ऐसा एक्ट हो सकता है जो कि आप इंडिया टेरिटरी के बियॉन्ड जाके करोगे, लेकिन उस ऑफेंस को, उस एक्ट को आपका इंडिया के टेरिटरी के अंदर यहां पर डील किया जाएगा, उसको ट्राई किया जाएगा। तो ये कह रहा है आपका सेक्शन नंबर 3। आओ जी देखो सेक्शन नंबर 3 में यहां पर क्या कहता है। एनी पर्सन लाइबल, कोई भी, हर वो पर्सन लाइबल हो जाएगा बाय द इंडियन लॉ, इंडियन लॉ के द्वारा, इंडियन लॉ के द्वारा हर वो पर्सन यहां पर लाइबल हो जाएगा। कौन? टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द इंडिया shall be dealt according with the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner if he such act has been committed within the India। सेक्शन नंबर 3 ध्यान से सुनो, स्क्रीन पे देखो, इधर इधर उधर नहीं देखना है आप। ठीक है, जब कहूँ स्क्रीन पे देखो तो स्क्रीन पे आपकी नजर होनी चाहिए मेरे ऊपर बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से सुनो। सेक्शन 3 आपका यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी इंडिया की टेरिटरी के बियॉन्ड जाकर के कोई एक्ट या ओमिशन आपका परफॉर्म कर रहा है,
कोई भी ऐसा काम वो इंडिया के टेरिटरी के बियॉन्ड जाकर के कर रहा है, तो उसको इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग उसको उस कदर ट्राई किया जाएगा जैसे कि वो काम उसने इंडिया की टेरिटरी के अंदर रह के कर रखा है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 3 है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया की टेरिटरी के बियॉन्ड जाकर के अपना एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर्सन को इंडियन लॉज के द्वारा कुछ इस कदर पनिशमेंट दी जाएगी जैसे कि वो एक्ट उसने इंडिया के बियॉन्ड जाकर नहीं, इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही कर रखा होगा। तो ये आपका सेक्शन नंबर 3 है। ध्यान से समझ लेना लेगिस्लेशन की भाषा को, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रीलिम्स के टाइम पे लेगिस्लेशन को अच्छे से समझते नहीं है और वहां पर उनके साथ फिर गलतियां हो जाती हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त। ठीक है ना, जो लेगिस्लेशन में एज इट इज लिखा है मैं वही चीज बता रहा हूँ, आज ध्यान से सुन लेना क्लासरूम में। ठीक है, उसी चीज को मैं बिल्कुल हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स दोनों माध्यम में पढ़ते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट सेक्शन नंबर 4 पर। सेक्शन नंबर 4 पर पढ़ेंगे। यहां पर क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ कोड, मतलब आईपीसी का जो लॉ है ना आपका, वो उसका एक्सटेंशन हो रहा है। देखो कहां तक हो रहा है, यहां पर बात कर रहा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस पे, मतलब ऐसे ऑफेंसेस जो कि आप एक्स्ट्रा टेरिटरी में कर रहे हैं आप। अब वो एक्स्ट्रा टेरिटरी क्या है, चलो उसको समझो फटाफट। यहां पर क्या कहता है, देखो यहां पर कह रहा है स्टूडेंट आपका, ये तो लाइन बेकार की है, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा सीधा बोला हुआ है कि आपका आईपीसी इन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वो कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें, वो ये है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है ना, ये आपका वो पॉइंट है। अब ध्यान से सुनो इधर, ये वही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 2023 के पेपर में पूछ रखा था। ये वही सेक्शन है स्टूडेंट्स, आईपीसी से ये वाला क्वेश्चन दिल्ली जुडिशरी में आया है इस साल। तो अब इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि डीजीएस ने इस बार पूछ दिया है ये सेक्शन। ठीक है ना, तो अब सुनो, ध्यान से सुनो इस सेक्शन का। ये सेक्शन थोड़ा सा कठिन भी है, इसको समझ में हर किसी को नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से सुनना मेरे एक एक वर्ड्स को जो मैं अभी बोलने वाला हूं, तो उससे आपको ये चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। और अगर ना हो, चैट बॉक्स खुला है, आपका स्वागत है। चलो ध्यान से सुनो, यहां पर कह रहा है सेक्शन नंबर 4 की एक्सटेंशन ऑफ दिस आईपीसी टू द एक्स्ट्रा टेरिटरी के ऑफेंस पे, मतलब एक्स्ट्रा की टेरिटरी पे आप अगर कोई भी ऐसी काम कर रहे हो, कोई भी ऑफेंस का आप कमिट कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपकी आईपीसी अप्लाई होगी। अब वो एक्स्ट्रा टेरिटरी के ऑफेंस कौन कौन से होंगे, अब सुनो। पहला बात कर रहे हैं यहाँ पर, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि सिटीजन है इंडिया का, और अगर फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी प्लेस में कर दे, चाहे इंडिया की टेरिटरी के अंदर कर ले या फिर इंडिया के बियॉन्ड जाके कर ले, तो वहां पर उसकी आईपीसी तो अप्लाई होगी होगी, चाहे वो इंडिया पे करे चाहे वो इंडिया के बियॉन्ड करे। सही बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो सेक्शन करीब करीब आपका सेक्शन नंबर 3 के सिमिलैरिटीज में बिल्कुल सेम सेम है। वहां पर सेक्शन 3 देखो फिर से क्या कह रहा है, सेक्शन 3 कहता है आपका कोई भी ऐसा पर्सन वो लायबल हो जाएगा इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग, अगर वो कोई भी ऑफेंस इंडिया के बियॉन्ड जाकर के कमिट कर रहा है, और उसको डील वैसे किया जाएगा जैसे इंडिया की टेरिटरी में उसने कमिट कर रखा होगा। तो वैसे ही यहाँ पर सेक्शन 3 लिखा है। तो यहाँ पर आपको लिखा है कि अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन है जो कि किसी भी प्लेस के अंदर आपको ऑफेंस को कमिट कर रहा है, ठीक है, विदाउट एंड बियॉन्ड द इंडिया, मतलब किसी भी जगह, चाहे इंडिया के अंदर कर ले चाहे इंडिया के बियॉन्ड जाके कर ले, तो ये आपका क्लॉज 1 कह रहा है। अब सुनो क्लॉज 2 क्या कहता है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर इट मे बी। कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि शिप, शिप होती नाव, ठीक है, तो नाव के ऊपर या फिर एयरक्राफ्ट एरोप्लेन में, कोई भी ऐसा एरोप्लेन में या फिर कोई भी शिप पे वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, और वो शिप हवा में उड़ रहा हो चाहे किसी भी कंट्री की, या फिर किसी भी टेरिटोरियल वाटर्स में वो तैर रहा हो शिप, फर्क नहीं पड़ता कहीं भी हो, लेकिन अगर वो शिप आपका इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कर रखा है, और अगर आपने उस इंडिया के रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट में या इंडिया की रजिस्टर्ड शिप के अंदर अगर आपने कोई भी ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो आपको यहाँ पर इंडियन पीनल कोड अप्लाई किया जाएगा और आपको इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर पनिशमेंट सुनाई भी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है। थर्ड पॉइंट सुनो, एनी एक्ट इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटिंग इन इंडिया। अब देखो आजकल ना साइबर क्राइम भी बड़े चल रहे हैं, ठीक है, साइबर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला उसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी बात कही गई थी। ठीक है, सोचो 1860 में ये लॉ लिख दिया है,
तो उनको पता था कि आगे फ्यूचर में कंप्यूटर का ज़माना आएगा, तो कंप्यूटर से टारगेट करके लोग ऑफेंस भी कमिट कर सकते हैं, तो उन्होंने पहले ही डाल दिया। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, इसको सुनो। यहाँ पर ये कह रहा है कि हर वो व्यक्ति जो कि इंडिया की टेरिटरी का भी अंदर कर सकता है या फिर इंडिया की टेरिटरी के बियॉन्ड करे जाके, लेकिन वो ऑफेंस ऐसा कर रहा है जिसमें वो कंप्यूटर के रिसोर्स को टारगेट कर रहा है। वो कंप्यूटर का रिसोर्स आपका इंडिया के अंदर लोकेटेड हो सकता है या इंडिया के बाहर भी हो सकता है। ये है पॉइंट आपका थर्ड नंबर का, जिसमें कहता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके इंडिया की टेरिटरी के अंदर करे चाहे इंडिया के जाके बियॉन्ड करे, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कमिटिंग एन ऑफेंस, ऑफेंस कमिट कर रहा है यहाँ पर, जिसमें कि एक कंप्यूटर रिसोर्स के टारगेट को, मतलब एक कंप्यूटर के रिसोर्स को टारगेट कर रहा है वहां पर, जो कि आपके इंडिया की टेरिटरी के अंदर में मौजूद है या फिर इंडिया के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑफेंस का मतलब आगे ये बता रखा है कि ऑफेंस का मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इंडिया के आउटसाइड किया हो या फिर इफ कमिटेड विद इन इंडिया, यहाँ पर वो कोड के द्वारा पनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, बी पॉइंट भी पढ़ेंगे। बी पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब वही चीज होती है जो कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यहाँ पर दे रखा है। तो आपको, या मैं तो कहूँगा ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान दे देना कि कौन सा क्लॉज के अंदर लिखा है, कौन सा सबसेक्शन है, कौन सा सेक्शन नंबर है, और आईआईटी का ये एक्ट नंबर क्या है। हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है बेटा यहाँ से। ठीक है ना, इस चीज़ को ज़रा ध्यान दे देना बिल्कुल, जब भी इस लेक्चर के बाद मेरे जब रिवाइज करने बैठोगे आप लोग। ठीक है, और अब सुनो बात काम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काम की बात यह है स्टूडेंट्स कि ये वाला जो आपका इलस्ट्रेशन है, ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इलस्ट्रेशन माना जाता है आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 4 पे आपका ये बहुत ही फेमस इलस्ट्रेशन माना जाता है आपका, जो कि बात कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। और ये वही क्वेश्चन है आपका, ये वही क्वेश्चन है आपका जो कि झारखंड जुडिशरी में पूछ रखा है, एमपीसीजे में भी पूछा हुआ था, आपके राजस्थान में पूछ रखा था, आपके दिल्ली के अंदर पूछ रखा है, आपके उत्तराखंड में भी पूछा हुआ था, और आपके बिहार में भी पूछ रखा है। तो ये वही एमसीक्यू है जो कि आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो, आपको एमसीक्यू मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपका ये, तो इसलिए हम ये इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे। चलो, ये इलस्ट्रेशन भी हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी पर्सपेक्टिव से। देखो जी, इलस्ट्रेशन में यहाँ पर क्या लिखा है। इलस्ट्रेशन आपको ये बता रहा है कि ए नाम का एक व्यक्ति है जो कि इंडिया का सिटीजन है, और वो युगांडा के अंदर जाकर के एक मर्डर कमिट कर देता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। मतलब एक इंसान है जो कि इंडिया का सिटीजन है और वो युगांडा के अंदर जाकर के किसी की मर्डर करके आ रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपको उस पर्सन को इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा। किसी भी जगह इंडिया में किसी भी जगह ट्राई किया जा सकता है जहाँ पर वो बंदा पाया जाएगा, मतलब जहाँ पर भी उसको पुलिस अथॉरिटी अरेस्ट कर लेगी, वहीं उसी एरिया के जो कि आपका जुरिस्डिक्शनल आपका कोर्ट होगा, तो उसी जुरिस्डिक्शनल कोर्ट के अंदर वहाँ पर वो ट्राई किया जाएगा। अगर दिल्ली में मिला है तो दिल्ली की कोर्ट में ट्राई किया जाएगा, मध्य प्रदेश में मिला है तो मध्य प्रदेश की कोर्ट में ट्राई किया जाएगा, राजस्थान में मिला है तो राजस्थान में ट्राई किया जाएगा। है कि नहीं है? चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोर्ट। कोई तो सर्टेन लॉज होंगे, कोई तो ऐसे कानून होंगे जिसके ऊपर आईपीसी का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, सबको पता है आपको कि हमारे जो मैक्सिमम जो आपके लॉज होते हैं वो आर्मी के लॉज, ठीक है, आपके एयरफोर्स के लॉज, मतलब जितने भी आपके ये मिलिट्री के जो लॉज होते हैं, मिलिट्री के जितने भी लॉज होते हैं आपके, उनके ऊपर आपकी जो इंडियन लॉज होते हैं वो काफ़ी हद तक अप्लाई नहीं होते। कुछ लॉज होते हैं अप्लाई, कुछ लॉज अप्लाई नहीं होते। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि नथिंग इन दिस एक्ट shall affected the provision of any act for punishing a mutiny and desertion of a officers, soldiers, sailors, airmen। क्या लिखा है, ऑफिसर्स में आपके कौन से ऑफिसर्स आएंगे, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। सोल्जर्स आपके ऑफकोर्स सोल्जर की कैटेगरी में आपके तीनों आर्म फोर्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। पहला इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सेलर्स, सेलर्स आपके नेवी वाले होते हैं, ठीक है, नाव नाविक, है ना। नेक्स्ट आपके एयरमैन, एयरमैन आपके एयरफोर्स वाले हो जाएंगे। सही है। इन द सर्विस, क्या बात कर रहे हैं, इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि सर्विस के अंदर में है।
या फिर प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, या फिर उनका कोई स्पेशल लॉ बना है ना, बिल्कुल बात कहो, बना है कि नहीं बना है, बना है ना, स्पेशल लॉ बना है, द आर्मी एक्ट, नेवी के लिए भी बना है द नेवी एक्ट, या फिर द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, दो बने हैं वहां पर, एयरफोर्स के लिए भी बना है। तो सारे के जो सारे जब स्पेशल लॉज उनके अपने खुद के बने हुए हैं, तो फिर उसके ऊपर आईपीसी का कोई काम नहीं है इधर। ये आपका बेसिकली सेक्शन नंबर 5 बता रहा है, लिखा है ना यहाँ पर, ध्यान से मैं फिर से लाइन को पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नथिंग इन दिस एक्ट शेल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग, इन सारे ऑफिसर्स को इन द सर्विस ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। समझ आ गया? ठीक है, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ से भी बात सुनो। स्पेशल लॉ जैसे कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आपका तो खुद में एक स्पेशल लॉ माना जाता है। तो स्पेशल लॉ की एक स्पेशल खासियत ये होती है स्टूडेंट्स, कि स्पेशल लॉ के अंदर उसकी पनिशमेंट खुद से लिखी होती है। मतलब स्पेशल लॉ है तो उसके अंदर स्पेशल ऑफेंस के बारे में बात कर रखी है, तो उसी स्पेशल लॉ के लेगिस्लेशन के अंदर उस पर्टिकुलर ऑफेंस की पनिशमेंट ऑलरेडी लिखी होगी। अब बताओ, पॉक्सो के अंदर आपके जो ऑफेंस बोल रखे हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, बताओ बताओ, यहाँ पर पॉक्सो की उस ऑफेंस की पनिशमेंट भी लिखी है कि नहीं लिखी है? यस स्टूडेंट्स बताइए चैट बॉक्स में, यस और नो, लिखा है कि नहीं लिखा है पनिशमेंट आई पॉक्सो के अंदर? यस प्लीज। जी, तो यस बिल्कुल लिखा है आपका पनिशमेंट वहां पर, है कि नहीं है? तो यही आपकी सारी चीजें, लोकल लॉज का भी सेम यही प्रोसीजर होता है आपका। चलो ठीक है, अब बात करेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ठीक है ना? जनरल एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात कर लेंगे स्टूडेंट, और देखते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन बेसिकली आपके कुछ डेफिनेशंस पार्ट ही बताता है काफ़ी हद तक। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि आपके डेफिनेशंस के बारे में बात कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो डेफिनेशंस में देखो कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशंस हैं यहाँ पर। सेक्शन नंबर 6 आपका बता रहा है किस बारे में, डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड बाय द सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। मतलब एक्सेप्शंस के अंदर, जनरल एक्सेप्शन का एक चैप्टर है, उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें बता रखी हैं। और जनरल एक्सेप्शन ही क्यों, पूरी इंटायर आईपीसी की बात कर लेते हैं ना, तो पूरी इंटायर आईपीसी के अंदर जो भी चीज़ें आप वर्ड्स पढ़ोगे वो सारे वर्ड्स आपके यहाँ पर जनरल एक्सप्लेनेशन के अंदर दे रखे हैं। आप इन वर्ड्स को समझो, और जहाँ जहाँ ये वर्ड्स अप्लाई हो रखे हैं तो उनका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपका डेफिनेशन क्लॉज एक तरीके से हम काइंड ऑफ इसको कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? चलो अब इस चीज को समझो। यहाँ पर क्या कह रहा है, थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजंस और एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी डेफिनेशन और पीनल प्रोविजंस शैल बी अंडरस्टूड, यहाँ क्या लिखा हुआ है, शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्टेड टू द एक्सेप्शंस कंटेन इन दिस चैप्टर इंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस थ्रू दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन पीनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशन। वही मैं आपको बता रहा था, ठीक है? चलो, इलस्ट्रेशन इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 6 के, हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 आपको बता रहा है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। अगर कोई भी चीज़ अगर एक बार एक्सप्लेन कर दी है किसी ने, तो उसका मतलब वहीं पर वैसे ही होगा जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। ये है आपका सेक्शन नंबर 7 जो कि बता रहा है एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज टू इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। सही है, चलो आगे बढ़ेंगे। जेंडर, जेंडर में आपका यहाँ पर ही वर्ड यूज कर रखा है, और ही के जो डेरिवेटिव्स हैं उसके, वो आपके किसी पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये आपका सेक्शन नंबर 8 है, ठीक है? अब हम बात करेंगे आपका सेक्शन नंबर 9। बहुत ईजी है ये वाला चैप्टर, बहुत ज़्यादा ईजी है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो अभी आगे बढ़ेंगी, ठीक है? नंबर आपका बात कर रहा है, नंबर आपको बात कर रहा है वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूडिंग योर प्लूरल नंबर, और यहाँ पर बात कर रहा है वर्ड इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर, मतलब सिंगुलर नंबर। कोई भी ऐसा वर्ड है जो कि आपका सिंगुलर नंबर है तो वो आपके प्लूरल नंबर को भी इंक्लूड कर रहा है, अगर आपको कोई प्लूरल नंबर है तो वो भी आपका सिंगुलर नंबर को भी इंक्लूड कर लेता है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छा सेक्शन भी है, ठीक है? मैं आपको बताते चलूंगा, मैं स्पेशल टोक दूंगा आप सभी बच्चों को उस पॉइंट पर जहाँ पर आपका एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। पढ़ाऊंगा तो बेटा मैं सारा ही पढ़ाऊंगा आज, ठीक है ना? लेकिन मैं स्पेशल ज़्यादा फोकस मैं उस पर करवा दूंगा जो कि आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है ना? चलो, मैन एंड वेमेन। मैन तो यहाँ पर बात कर रहा है आपका किस बारे में, मैन मतलब मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र का मेल ह्यूमन बीइंग वो आपका मैन कहलाया जाता है आईपीसी के अंदर।
और सेम गोज विद द वुमेन, फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज यहाँ पर वुमेन कहलाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। पर्सन आपका बात कर रहा है स्टूडेंट, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। क्या चीज? पर्सन आपका एक कंपनी भी हो सकती है। क्या सुना है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट था सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, तो उसके अंदर क्या बोला था, क्या बोला था? बोला ये था स्टूडेंट्स कि आपकी एक सिंगल पर्सन भी कंपनी बन सकती है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर बैठे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि लॉ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो आगे चल करके उनका भी सपना होगा कि हम भी अपना खुद का लॉ ऑफिस चलाएंगे। अब मालिक तो वो खुद ही हैं ऑफ कोर्स, सारे जितने भी पावर रहेगी ऑफिस चलाने की वो तो उनके पास खुद ही रहेगी, तो यस वो खुद की एक कंपनी भी खोल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर जो जजेस हैं वो भी अपनी खुद की कंपनी चला सकते हैं आगे फ्यूचर में अगर उनका मन करे तो, है ना, है कि नहीं है? वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पर्सन आपकी एक कंपनी भी हो सकती है, आपका एक एसोसिएशन भी हो सकता है, या फिर आपके बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। अब वो चाहे कॉर्पोरेटेड हो या फिर इनकॉर्पोरेटेड हो, फर्क नहीं पड़ता। वो आपके कंपनी को भी इंक्लूड कर लेता है, आपके एसोसिएशन को भी बात कर लेता है और आपके बॉडी ऑफ पर्सन्स को भी बात कर लेता है। तो ये है आपकी पर्सन की डेफिनेशन, और ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सुनो, नेक्स्ट बात करता है आपका पब्लिक के बारे में। पब्लिक आपका क्या आता है यहाँ पर? पब्लिक मतलब एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी हो सकती है सोसाइटी की, पब्लिक की कोई भी क्लास हो सकती है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मीडियम क्लास, जो भी आपकी क्लास होती है। ठीक है, ये सब बेकार की बातें होती है, क्लासेस क्लासेस। ठीक है, इंसानियत सबसे बड़ी होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है ना? अब सुनो बात, यहाँ पर पब्लिक के बारे में बात कर रखा है, पब्लिक सेक्शन 12 में आपका ये बोल रहा हुआ है कि एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो यहाँ पर आपका पब्लिक की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बच्चे हैं, मैं आज सारे एग्जाम गिनवाऊंगा। ठीक है ना, मैं आज सारे एग्जाम गिनवाऊंगा ताकि ये लेक्चर सीरीज हर कोई देखेगा तो उसको ये बेनिफिट वाली लेक्चर सीरीज ही लगेगी, है कि नहीं है? तो देखो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका सेक्शन 13 पे, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू बनेगा ही इस फॉर्म में। एमपी वाले भी ध्यान से सुन लेना थोड़ा सा, ये वाला जो आपका एमसीक्यू है ये आपका रिपील हो गया था पहले, तो ओमिटेड बाय दिस। ठीक है ना, ये आपका रिपील हो गया था स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पर आपको एमसीक्यू ये बन सकता है कि ये आपका कौन से एक्ट के तहत रिपील हो गया जी, कौन से एक्ट के तहत हो गया, ईयर में टिक लगाइए, या फिर सेक्शन 13 के अंदर ऐसी कौन सी चीज बात कर रखी थी जो कि रिपील हो गई। तो वो बात कर रहा था आपको क्वीन के बारे में। सेम गोज विद द सेक्शन नंबर 15 और 16, यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया को रिपील कर दिया गया और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपील कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका बस यहाँ पर आपको करना कितना है कि आपको बस सिर्फ ईयर याद रख लेना है। ठीक है ना, ये ईयर याद कर लेना है बस आपको, ये ईयर्स याद कर लेने बस, खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 14 को हम कवर करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। सेक्शन 14 में आपको बता रहा है सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के सर्वेंट। गवर्नमेंट के सर्वेंट वो कौन होते हैं? कोई भी ऐसा ऑफिसर या कोई भी ऐसा सर्वेंट, कोई भी ऐसा ऑफिसर, कोई भी ऐसा सर्वेंट जो कि अपनी सर्वेंसी, मतलब जो कि अपनी नौकरी कंटिन्यू रख रहा है, या फिर उसकी नौकरी अपॉइंट कराई गई थी, या फिर वो एम्प्लॉय है आपका इंडिया के अंदर, या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो ऑफिसर आपका यहाँ पर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाया जाएगा। कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको कि सरकार के द्वारा, सरकार की किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है सरकार की, बट वो सरकारी अथॉरिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट की कैटेगरी में आ रही, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उससे वो चीज़ ऑथराइज्ड हो रखी है। तो वो अथॉरिटी अगर किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को, अगर वो ऑफिसर के रूप में या फिर किसी भी क्लर्क के रूप में या किसी भी मैनेजर और समथिंग, जितनी एन नंबर ऑफ पोस्ट आपकी होती है, उसके द्वारा अगर उसकी सर्विस कंटिन्यू हो रही है, या फिर उसको अपॉइंट कराया गया था, या फिर उसको एम्प्लॉय करवाया गया है, तो वो आपका यहाँ पर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 17 पर। सेक्शन नंबर 17 बताता है आपका गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट में आपका कहता है कि गवर्नमेंट डिनोट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। गवर्नमेंट का मतलब क्या समझा?
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ेंगे। इंडिया, इंडिया में आपका क्या कह रहा है? इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये वाली लाइन आप हटा दो इसको, एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया ही बोलेंगे, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर आपका बन चुका है इंडिया का पार्ट, ठीक है ना। तो इस वाली लाइन को मैंने डिलीट कर दिया है। स्टूडेंट्स, यस यस यस, आपको यहाँ का इसका लेक्चर का जो मैं आईपीसी का जो मैं ओरिजिनल पीडीएफ है, बेयर एक्ट है, इसको मैं थोड़ी देर में अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको डाल दूंगा लेक्चर के बाद, ठीक है। ये लेक्चर करीब आपका 2 घंटे का चलने वाला है लेक्चर स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस 2 घंटे में मेरा टारगेट रहेगा करीब 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 आपके मैं 250+ सेक्शंस को मैं कवर करवा दूँ, ठीक है ना। क्लास बहुत ही फास्ट होने वाली है, सो आप मेरे साथ अकॉर्डिंगली चलते रहो, ठीक है। जहाँ पर डाउट आए आप मेरे को तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब सुनो जज का मतलब क्या होता है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग। एज पर द सेक्शन 19, सुनो, एज पर द सेक्शन 19 स्टूडेंट, जज का मतलब होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि, हम उसको नहीं बोलेंगे जज, कि जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हो रखा है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस लाइन को ध्यान से सुनना, ये पूरा सेक्शन आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं सही में कह रहा हूँ। हम जज उस व्यक्ति को तो बोलेंगे ही बोलेंगे जो कि आपका ऑफिशियली डेजिग्नेट हो रखा है एज अ जज, वो तो जज है ही, लेकिन हम उस व्यक्ति को भी जज बोलेंगे जो कि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल नेचर की हो चाहे वो क्रिमिनल नेचर की हो, और अगर उस प्रोसीडिंग में वो व्यक्ति विधि के द्वारा, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, अगर वो व्यक्ति के पास पावर है कि वो अपना एक डेफिनेटिव जजमेंट वहां पर दे सकता है सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी यहां पर जज की कैटेगरी में आएगा। या फिर जज, एक सिंगल जज भी जज कहलाया जाएगा, और ग्रुप ऑफ पर्संस वो भी आपके जजेस कहलाए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, जब एक सिंगल जज आपकी कोर्ट चला रहा है तो उसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो कोर्ट आपकी सिंगल बेंच है। क्या कहेंगे उसको? सिंगल बेंच कहेंगे। लेकिन अगर हम 2 जजेस आपके कोर्ट चलाते हैं तो उसको हम कहेंगे कि जी आपकी ये डिवीजन बेंच है। लेकिन अगर हम मान के चलें आपके 7 जजेस एक साथ बैठे हैं या 5 जजेस एक साथ बैठे हैं, ठीक है, या उससे भी ज्यादा बैठे हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कह सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े मुद्दे सॉल्व करेगी, ठीक है। जैसे कि आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को अक्सर मिल जाता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े मैटर्स होते हैं उसमें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल जजेस, आपके बहुत सारे जजेस बैठते हैं उसमें, नहीं, पांच पांच जजेस भी आपने देखे होंगे, 7 जजेस भी आपने देखे होंगे, किसी किसी मैटर्स में 9 9 जजेस भी होते हैं। एंड अब तक की हिस्ट्री का सबसे एक बेहतरीन केस जो कि आप सबको पता है, दैट इज द केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, उसमें करीब आपके 13 जजेस मिले थे एज अ बेंच पर। और ये 13 जजेस वाला पॉइंट मैंने इसलिए बोला है आपको केशवानंद भारती को, क्योंकि केशवानंद भारती का एमसीक्यू आपका दिल्ली जुडिशरी में 2023 में आपको क्वेश्चन के रूप में मिला था, ठीक है। चलो, तो जजेस का आपको कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा। मैं एक फास्ट रीडिंग ले लेता हूँ। जजेस डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज empowered बाय द लॉ इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, एंड अ डेफिनेटिव जजमेंट और अ जजमेंट which if not appeal against would be definitive, or a judgment which is if confirmed by the अदर अथॉरिटी और वुड बी डेफिनेटिव, मतलब एक डेफिनेटिव जजमेंट वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट, हु इज वन ऑफ द बॉडी और अ पर्सन, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव सच जजमेंट, बस वही है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर सुनो, ये कौन से ऑफिसर्स हो सकते हैं, मैं तो ये बोलूंगा आपको, ये वाला पॉइंट तो मुझे पता है मेरे बच्चे का दिमाग कितना है मुझे पता है मेरा बच्चा कब कब आपका कंफ्यूजन में हो जाता है सुन सुन के। सुनो, जैसे कि ये वाला जो जज है ये तो आपको पता है कि अच्छा ये तो जजेस होते ही हैं, ये वाले भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाली जो लाइन है आपकी, सही कह रहा हूँ, मुझे पता है सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला लाइन। लेकिन अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसा है तो फिर ये वाले कौन से ऑफिसर्स होते हैं जो कि क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स में आपके सुना सकते हैं मैटर्स को बारे में? तो ये आपके कोई भी हो सकते हैं, ये आपके कोई भी ऑफिसर्स हो सकते हैं। अब सुनो वो कौन कौन से ऑफिसर्स हैं वो जरा ध्यान से सुनना। ये आपके हो सकते हैं, आपके कलेक्टर भी हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
वो भी आपके इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विस द्वारा आपके अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम आईएएस की नाम से जानते हैं। तो वो कलेक्टर भी यहाँ पर आपके जज के रूप में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी कुछ स्पेशल मैटर्स के ऊपर जुडिशियल पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैजिस्ट्रेट, exercising jurisdiction in respect of a charge which he has power to sentence or a fine or with or without appear as a judge। कुछ ऐसे मैजिस्ट्रेट जो कि आपकी लोअर जुडिशरीज में हैं, उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अपनी पास वो पावर इतनी रखते हैं कि वो सेंटेंस दे सकते हैं ऊपर, या फिर फाइन इम्पोज कर सकते हैं, या फिर इम्प्रिजमेंट भी दे सकते हैं, 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है यहाँ पर पंचायत का कोई भी मेंबर जिसको कि आपके मद्रास कोर्ट के रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 के तहत उसको ये पावर दी जाती है कि वो यहाँ पर मैटर मतलब सूट सिविल के मामलों को बैठ करके सुन सकता है। वो भी बंदा भी आपका जज यहाँ पर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैजिस्ट्रेट, अगर आपका सिर्फ ट्रायल के पर्पज से, ट्रायल मतलब कोई भी ऑफेंस अगर कर दिया गया है तो उसके ट्रायल के पर्पज से अगर वो कोर्ट के अंदर उस चार्ज को डील कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन आपका यहाँ पर जज नहीं कहलाया जाएगा, वो आपका मैजिस्ट्रेट ही कहलाया जाएगा। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मैजिस्ट्रेट एंड द जज, जस्ट बी क्लियर फॉर दैट। चलो नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, इस चीज़ को समझेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि एक ऐसी अदालत, एक ऐसा जज जो कि लॉ के द्वारा यहाँ पर एम्पावर्ड है कि वो जुडिशियली एक्ट कर सकता है, या तो खुद से या फिर बहुत सारे बॉडी ऑफ जजेस के साथ मिलकर। ठीक है, इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। ठीक है ना। चलो अब हम आएंगे स्टूडेंट, जो कि बहुत ही लंबी चौड़ी सी आपकी डेफिनेशन मानी जाती है, इसको मैं बहुत ही फास्टिंग तरीके से मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। सेक्शन नंबर 21 आपका कहता है आपका पब्लिक सर्वेंट के बारे में। क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट के बारे में कह रहा है। तो पब्लिक सर्वेंट में आपका क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पब्लिक सर्वेंट डिनोट करता है आपके इन सारे ऑप्शंस को। ठीक है, पहला ऑप्शन तो यहाँ पर रिपील हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, पहला ऑप्शन तो आपका रिपील हो गया था। सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि कमीशंस ऑफिसर मिलिट्री के, चाहे नेवी के हों चाहे एयर फोर्सेस के हों, जो कि इंडिया की आर्म फोर्स के कैटेगरी के अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कमीशंस ऑफिसर पहला। दूसरा बोल रहा है वो जजेस। तीसरा बोलता है आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑफिसर, कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑफिसर। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ ये एमसीक्यू बन सकता है सेक्शन 21 में कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको मैं सीधा सीधा कह दे रहा हूँ, ये सब बेकार की बातें होती हैं, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पर। क्वेश्चन सिर्फ आपका नाम पूछेगा कि ये ऑफिसर होते हैं, इनमें से कौन सा बन सकता है। एमपीसीजी यहाँ पर मे भी शायद टारगेट कर सकता है, और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज भी मे बी, आई डोंट नो, वो टारगेट कर सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो पहला यहाँ पर बात कर रहे हैं कमीशंस ऑफिसर मिलिट्री के। चाहे मिलिट्री के अंदर यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। ठीक है, इंडिया की आर्म फोर्सेस के अंदर। दूसरा होते हैं आपके जजेस। तीसरे होते हैं आपके कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑफिसर्स। चौथे होते हैं आपके ज्यूरी मैन, एक्सेसर्स और मेंबर ऑफ पंचायत की कैटेगरी के अंदर, जो कि अपनी खुद की कोर्ट ऑफ जस्टिस भी चलाते हैं। नेक्स्ट, आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स को भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में डाला हुआ है। यस, आर्बिट्रेटर्स भी आपके यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कराते हैं। और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे सुनो, इधर बात ध्यान से सुनो, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करा रहे हैं, और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वो कुछ इस कदर कंडक्ट कराते हैं, यहाँ पर आपका एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर्म होता है। आपको सबको पता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा ट्रिब्यूनल जिसके अंदर आपके आर्बिट्रेटर्स बैठेंगे एक तरीके से जज के रूप में। मैं आपको सीधा सीधा मतलब कहूँगा, वो दे आर नॉट लाइक अ जजेस, बट दे एक्ट जुडिशली, मतलब वो भी बैठ करके मैटर्स को सुनते हैं, और मैटर्स के ऊपर जो डिस्प्यूट होता है उसको डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन देते हैं, मैटर्स को सॉल्व करते हैं, डिस्प्यूट हटाते हैं जो भी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है। तो दैट्स अ वर्क ऑफ एन आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर आपका एक सिंगल आर्बिट्रेटर भी होता है, और आपके आर्बिट्रेटर्स का जो नंबर होगा वो हमेशा ऑड नंबर में होता है। अब ऑड नंबर से हम क्या समझेंगे? 1, 3, 5, 7,
सॉरी 9, 11, ठीक है, कितने भी नंबर के हो सकते हैं, लेकिन वो आपका हमेशा ऑड नंबर की कैटेगरी में आपका इंक्लूड किया जाता है। सो दैट इज़ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर आपके ढेर सारे आर्बिट्रेटर्स होते हैं जो कि आपके आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करवाएंगे, और आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स वो आपके मैटर्स को डिस्प्यूट करवा देंगे, आपके मैटर को डिस्प्यूट को सॉल्व करवा देंगे। सो दे आर ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरीके से देखा जाए तो कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर कोई भी ऐसी पार्टी है और वो पार्टी चाहती है कि चलो जी आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जा करके हम अपने आर्बिट्रेशन क्लॉज जो हमारा एग्रीमेंट बना रखा था हमने, तो एग्रीमेंट के तहत जो हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज है उसमें हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करवा के अपने डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन सॉल्व करवा लेंगे। बिकॉज लिटिगेशन में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में जाने से अच्छा है आर्बिट्रेशन के अंदर चले जाते हैं। तो वो भी एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट का आपका मेथड मैकेनिज्म होता है। तो चलो अब जब इस बारे में बात हो ही रही है तो चलो थोड़ा सा एक बार और मैं बात कर लेता हूँ कि आपके एडीआर, जो आपका एडीआर लॉ होता है, एडीआर लॉ के अंदर आपके यहाँ पर 4-5 मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनो। पहला होता है आर्बिट्रेशन, दूसरा आपका मीडिएशन, ये टाइप्स बता रहा हूँ, ये मैकेनिज्म होते हैं आपके, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट और आपकी फेमस लोक अदालत, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ मेथड्स होते हैं, इसको भी हम पढ़ा देंगे। एक आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का भी मैं लेक्चर ले ही लूंगा लगे हाथ, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से सुनो इधर क्या कह रहा हूँ मैं। या फिर वो पर्सन, 7 पॉइंट कह रहा है आपका, या फिर वो पर्सन जो कि अपना ऑफिस रखता है, उसके पास कानून के द्वारा ये पावर भी है, ठीक है, ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन द कन्फाइनमेंट। अब ये वाला कौन सा व्यक्ति हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला आज हो जाएगा आपका जेलर, मतलब जो जेल के अंदर जो कैदियों को रखते हैं ना, ठीक है, मतलब वो कैदियों को एक जगह रख भी सकता है, कैदियों को मतलब प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, तो वो जेलर भी हो सकता है या फिर कोई और अदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। जेलर सबसे बेस्ट वर्ड यहाँ पर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो समझने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अदरवाइज जेलर वर्ड यहाँ पर यूज़ किया नहीं गया है, जैसे मैंने यहाँ पर ये वर्ड सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। 8 पॉइंट आपका कह रहा है, 8 पॉइंट कह रहा है आपका स्टूडेंट, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट होज ड्यूटी इज सच ऑफिसर्स टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू द जस्टिस एंड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और द कन्वीनियंस। ये आप ये हो जाएगी पुलिस, पुलिस का काम होता है आपका, पुलिस आपके ड्यूटी होती है, पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है स्टूडेंट्स, टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, to give information of the offenses, to bring offenders to the justice, to protect the public health, safety and other convenience। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो वाला जो आपका क्लॉज है, ये आपका पुलिस अथॉरिटीज के बारे में बात कर रहा है, जितनी भी आपके ऑनरेबल पुलिस अथॉरिटीज होती है उनके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है, जितनी भी आपके पुलिस डिग्निटरीज होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट 9th पॉइंट आपका, 9th पॉइंट जो आपका होता है स्टूडेंट, वो होता है whose officer whose duty is to such officer is to take, receive, kept or expend any other thing, any property or on the behalf of the government, to make survey, assessment, contract or on the behalf of the, to execute any revenue process or to investigate or to report or any other matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate, to keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government। तो मेरे हिसाब से इस वाली कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ आपका इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के साथ आपका सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक आपका आ जाएगा एनआईए, एक आपका आ जाएगा स्टूडेंट क्या चीज, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर जितनी भी सारी मतलब अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी सारी अथॉरिटी हो जाएगी, जिसका काम ये होता है कि मामलों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उन मामलों के रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी कलेक्ट कर लेना और उस मैटर के ऊपर डील कर लेना, ठीक है ना, मतलब फॉर द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और समथिंग, ठीक है।
मतलब यहाँ पर वो सर्वे भी कर रहे हैं और असेस भी कर रहे हैं मैटर को या फिर कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि आपके गवर्नमेंट के बिहाफ में भी हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसमें एग्जीक्यूशन में डाल रखा है, या फिर रेवेन्यू प्रोसेस में का कोई भी ऑफिसर है, या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, किसी चीज़ का रिपोर्ट हो रहा है आपका, या फिर कोई भी मैटर है जो कि आपका इफेक्ट हो रखा है पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आई थिंक ये ऑफिसर्स हैं जो कि आपकी इस पर्टिकुलर क्लॉज के एम्बिट के अंदर मेरे को मैं डालना चाहता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर। एवरी ऑफिसर whose duty is to such officers to take, receive, keep और expend any property to make survey, assessment और levy any rate और टैक्स। ये वाला तो पर्टिकुलरली आपका इनकम टैक्स के बारे में ही बात करता है कि नहीं है? लग रहा है बिल्कुल वही। मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा ऑफिसर हो सकता है जो कि टैक्स को वसूल भी सकता है, और आपके कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि आपके प्रॉपर्टी है उसको टेक ले भी सकता है, उसको रिसीव कर सकता है, उसको रख भी सकता है अपने पास में, एक्सपेंड भी कर सकता है उसको, और उन मामलों के ऊपर वो सर्वे करेगा, एसेस करेगा चीज़ों के ऊपर, है कि नहीं है? तो मतलब दीज आर द काइंड ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर लुक अलाइक। एम आई राइट? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है एवरी पर्सन हु होल्ड ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स आप टू कंडक्ट द इलेक्शन पार्ट ऑफ एन इंडिया। तो ये आपके इलेक्शन वाले हो जाएंगे जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं कंट्री के अंदर। इलेक्शन आपके कंट्री के भी हो सकते हैं, स्टेट के इलेक्शंस भी होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी इलेक्शंस हो सकते हैं, और आपके डिस्ट्रिक्ट और जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके लेवल पर भी आपके इलेक्शंस यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। और जो भी ऑफिसर जो कि इलेक्शन के कंडक्ट करा रहा है, इलेक्शन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, या फिर इलेक्शन से जुड़े सिंबल्स के बारे में बताता है, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इलेक्शन से कनेक्टेड है एज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन, एज और अ पार्ट ऑफ इलेक्शन, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम उसको मान लेंगे क्या चीज़, कि वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट 12th पॉइंट यहाँ पर बात कर रहा है इन द सर्विस पे ऑफ द गवर्नमेंट और द remunerated by fees or commissions for the performance of any public duty of the government। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहा है इन सर्विस ऑफ पे ऑफ द लोकल अथॉरिटी कॉर्पोरेशन इन एस्टेब्लिश बाय और अंडर अ सेंट्रल प्रोविंशियल और द स्टेट और द गवर्नमेंट कंपनी एज बी डिफाइंड इन द सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इतना इतना तो यहाँ पर सीधा सीधा यही बोला हुआ है कि कोई भी ऐसा सर्विस है, कोई भी ऐसी नौकरी है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा पेमेंट मिल रही है एज इन द फॉर्म ऑफ द सैलरी, तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि वो ऑफिसर भी आपका यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर सेक्शन 617 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी अगर कोई भी पर्सन किसी भी जॉब के अंदर है, चाहे वो फ़र्क नहीं पड़ता आपका सेंट्रल लेवल पे है या फिर प्रोविंशियल लेवल पे है या फिर स्टेट लेवल पर है, लेकिन वो कोई भी ऐसी सर्विस पे है या कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन के अंदर वो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है जहाँ पर उसको सर्विस या जो उसकी पे है वो आपके यहाँ पर सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है आपकी या फिर प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही, तो यस वो भी आपका यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इलिस्ट्रेशन में यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ भी लिख रखी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर आपका पब्लिक सर्वेंट होता है। तो इस वाले इलिस्ट्रेशन को ज़रा ध्यान से लिख लेना कि म्यूनिसिपल कमिश्नर आपका पब्लिक सर्वेंट होता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर आपका पब्लिक सर्वेंट होता है कि नहीं होता है। अब बच्चे अक्सर इसको गलत कराते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों का सारा ध्यान तो इस पूरे इतने बड़े क्लॉज पर रहता है कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन बच्चा इलस्ट्रेशन तो पढ़ता ही नहीं इसका, तो वहीं पर क्वेश्चन बन जाता है, फिर वहीं पर वो परेशान भी हो जाता है एग्जाम के हॉल के अंदर, है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे आपका सेक्शन नंबर 22 पर आएंगे हम, मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी आपकी जो अर्थ होती है, अर्थ की लेयर के अंदर वो चीज़ एम्बेडेड नहीं है। एम्बेडेड नहीं है का मतलब हम ये कह लेंगे कि अर्थ की लेयर से वो आपकी चीज़ कनेक्टेड नहीं है या अटैच नहीं है। लिखा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग विच इज़ अटैच टू अर्थ। क्या लिखा है देखो ध्यान से सुनो, द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी को भी अपने साथ में इंक्लूड करता है, एक्सेप्ट लैंड थिंग्स और अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं की जाएगी अगर वो लैंड से अटैच हो रखी है तो। क्या समझे? अगर कोई भी चीज़ लैंड से अटैच हो रखी है तो वो आपकी यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं की जाएगी स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम समझेंगे चीज़ों को रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में। क्या समझेंगे स्टूडेंट? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको ये बात अब समझनी है। चलो ध्यान से सुनना। रॉन्गफुल गेन आपका मतलब बोल रहा है कि रॉन्गफुल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से आपका अगर कोई भी चीज़ पे फ़ायदा हो रहा है तो
वो या तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है या इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग हो सकता है। वो चीज़ जिसके लिए आप लीगली इंटाइटल नहीं थे। क्या चीज़? वो चीज़ जिसके लिए आप लीगली इंटाइटल नहीं थे, तो वो आपका क्या कंसिडर कर लिया जाएगा स्टूडेंट्स? वो आपका रॉन्गफुल गेन कंसिडर कर लिया जाएगा। और यहाँ पर आपकी वो कैटेगरी आपकी रॉन्गफुल लॉस कंसिडर कर ली जाएगी, जो कि आप अगर किसी भी अनलॉफुल तरीके से, ठीक है, अनलॉफुल तरीके से अगर आप किसी भी पर्सन का नुकसान कर रहे हो, तो जिसके लिए आप इंटाइटल नहीं हो, मतलब जिसके लिए आप लीगली इंटाइटल थे, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ का रॉन्गफुल तरीके से, अनलॉफुल मीन्स से उसके साथ या उसकी प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पर आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट? नुकसान कर दे रहे हो उस चीज़ का। तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि वो आपका रॉन्गफुल लॉस की कैटेगरी में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका रॉन्ग गेनिंग रॉन्गफुली और गेनिंग लूजिंग रॉन्गफुली। तो ये कुछ कुछ आपका बिल्कुल वैसा सही है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ पर्सन इज सेट टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली। हम ये मान लेंगे कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि आपका यहाँ पर रॉन्गफुली आपका गेन किया है, तो फिर वो पर्सन आपका रॉन्गफुली रिटेन्स भी होगा। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, या फिर वो कोई भी पर्सन होगा जो कि आप पर रॉन्गफुली यहाँ पर रॉन्गफुली आपका एक्वायर कर रहा है कोई भी चीज़ अनलॉफुल। अब सुनो, रॉन्ग गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब क्या होगा? गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब ये हो रखा है कि अगर कोई भी पर्सन अनलॉफुल मीन्स से, क्या चीज़? अनलॉफुल तरीके से अगर वो आपका किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, तो वो आपका गेनिंग रॉन्गफुली हो जाएगा। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि लॉन्गफुल तरीके से किसी भी पर्सन का प्रॉपर्टी लॉस करवा रहा है, तो वो आपका रॉन्गफुल लूजिंग रॉन्गफुली हो जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। A person is said to gain wrongfully when such act retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है आपको, a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property wrongfully, as well as such property is wrongfully deprived of the property. इजी है, ये तो बहुत इजी हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं डिसऑनेस्टली के ऊपर। ठीक है, डिसऑनेस्टली पे सुनो क्या कह रहा है। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to that thing dishonestly। मतलब अगर कोई भी एक ऐसी चीज की जा रही है कि जिसमें कि आपका एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो रहा है और एक पर्सन का वहां पर रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, तो हम वहां पर ये बोलेंगे कि जी वहां पर डिसऑनेस्टली कमिट हो गया। क्या समझेंगे? whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to that thing is known as the dishonestly। ये आपका dishonestly होता है। तो अब जानेंगे fraudulently का मतलब क्या होगा। ठीक है, बच्चे अक्सर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्शन नंबर 24 और 25 में, तो बेटा कंफ्यूजन में नहीं रहना बिल्कुल भी। ठीक है ना, और ये आपका प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर पी, पी फॉर प्रीलिम्स। ठीक है ना, आ रही है बात समझ? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, फ्रॉडुलेंटली में क्या कह रहा है आपका, द अ पर्सन इज सेट टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंडेड टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। मतलब यहाँ पर आपकी वो चीज ही की जा रही है, आपके पास वहां पर इंटेंशन है स्टूडेंट्स, आपके पास वहां पर क्या है, आपके पास वहां पर इंटेंशन है कि जिसमें आप सामने वाले बंदे के साथ आप डिफ्रॉड कर दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो आप वहां पर? सामने वाले पर्सन के साथ में आप डिफ्रॉड कर दे रहे हो स्टूडेंट। तो वहां पर हम ये समझ लेंगे, वहां पर हम क्या समझेंगे कि वहां पर आपने उसके साथ फ्रॉड कमिट कर दिया है। ठीक है, वो आपकी फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटी वहां पर कमिट हो गई है। तो यहाँ पर समझो, मैं फिर से सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ। अ पर्सन इज सेट टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे रीजंस टू बिलीव पे। रीजंस टू बिलीव में आपको बता रहा है, अ पर्सन इज सेट टू बी हैव रीजन टू बिलीव इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग। अगर किसी पर्सन के पास यहाँ पर आपका बिलीव कर लेता वो किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हम ये बोल देंगे कि यार आपका यहाँ पर रीजन टू बिलीव हो गया। मतलब उसके पास सफिशिएंट कॉज भी है उस चीज़ को मतलब विश्वास करने के लिए, बिलीव करने के लिए, कि वो सफिशिएंट चीज़ भी उसके सामने रखी हुई है, तो वहाँ पर हम समझेंगे कि जी रीजन टू बिलीव है, वहाँ पर बिलीव करने का रीज़न है वहाँ पर। ठीक है, इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग, बस सिंपल।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। तो प्रॉपर्टी, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ पर्सनस वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, तो हम ये मान लेंगे कि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन के पास नहीं है, और वो प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड यहाँ पर वो उस पर्सन के पास में ही मानी जाएगी। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके क्लर्क के पास में या जिसकी वाइफ के पास में या जिसके सर्वेंट के पास में अगर उस पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि वो प्रॉपर्टी उनके पास ना होकर के वो उसी की प्रॉपर्टी है, ऑफकोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन इतना ज़रूरी है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। काउंटरफीट, काउंटरफीट का आपका जो चैप्टर भी है कंप्लीट अलग से काउंटरफीट का, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते, खैर ज़्यादातर है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर मैं पढ़ा दूंगा लाइक ऊपर ऊपर से, ठीक है, उसको भी कवर कर ही लेंगे साथ साथ, ठीक है, अब जब पढ़ा रहे हैं तो सारा ही पढ़ाएंगे ठीक है ना चलो, यहाँ पर बात क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, अ पर्सन इज सेट टू काउंटरफीट वोज कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय means of that resemblance to practice deceptions or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। मतलब काउंटरफीट का मतलब सीधे सीधे मैं बोल दूँ तो सीधे सिर्फ इतना होता है कि अगर आपको आपके पास कोई भी एक चीज़ है और उसी से चीज़ से रिसेंबल करती हुए आपने एक और चीज़ बना दी, मतलब उसकी कॉपी आपने वहाँ पर बना दी, और आपकी जो कॉपी बनाने का जो तरीका था, आपका तरीका ये था कि आप वहाँ पर किसी के साथ में कोई ना कोई चीज़ डिसेप्ट कर रहे हो, उसके साथ फ्रॉड कमिट करना चाह रहे हो, या किसी किसी के साथ धोखा करना चाहते हो आप, तभी आपने वो कॉपी आइटम बनाया है उसका, ठीक है ना, किसी के साथ फ्रॉड कमिट कर लेना, तो वो भी आपका यहाँ पर काउंटरफीट की कैटेगरी में यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इसको चीज़ को ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो, यहाँ पर कह रहा है कि अ पर्सन इज सेट टू काउंटरफीट वो causes one thing to resemble another thing intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it likely that deception will be thereby practiced। मतलब वो फ्रॉड ही, वो एक्टिविटी ही इसलिए करी है ताकि सामने वाले को डिसेप्ट कर सके, ठीक है ना। अब सुनो बात, एक्सप्लेनेशन वन एक्सप्लेनेशन टू किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसको पढ़ो ही मत, टाइम वेस्ट वाली बात है। नेक्स्ट हम आएंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। डॉक्यूमेंट आपका कह रहा है सेक्शन 29 में, डॉक्यूमेंट आपका, ये डॉक्यूमेंट आपका वही वाला डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस लॉ के अंदर सेम बात बोल रखी है यहाँ पर। ठीक है ना, सेम एज इन एविडेंस लॉ, तो बिल्कुल एविडेंस के अंदर जो जो भी सेंटेंस वहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में जो डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर वहाँ पर बात कर बोल रखी है, सेम वही मीनिंग है आपका, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर क्या बात कर रहा था वो भी सेम बात यहीं कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब बेसिकली आपकी जो डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या बोल रही है, सुनो। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपका कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि डिनोट करता है, एक्सप्रेस कर रहा है या फिर डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है फिर डिस्क्राइब कर रहा है अपॉन एनी सब्सटेंसेस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर, मार्क और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस इंटेंडेड टू बी यूज्ड विच मे बी एविडेंस ऑफ दैट मैटर। मतलब सीधा सीधा बात ये बोल दी है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा मैटर जो कि अपने आप में एक्सप्रेस कर रहा है या फिर डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका लेटर हो सकता है, आपका फिगर हो सकता है, आपका कोई भी मार्क हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ जिसके सब्सटेंसेस के ऊपर उसको रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए लिखा जा रखा है, और उसको आप एज अ एविडेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो कि वो उस चीज़ का मैटर है। सपोज आपने पेपर के ऊपर कुछ लिखा तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेपर पे जो आपने लिखा है वो कुछ ना कुछ चीज़ तो बता ही रहा है ना, किसी चीज़ के बारे में वो एक्सप्रेस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ होती है तो कल के दिन आप उस डॉक्यूमेंट को एज अ एविडेंस भी यूज़ कर सकते हो इन दैट ऑफ मैनर और इन एनीथिंग और समथिंग, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बता रहा है। एक्सप्लेनेशन वन इसका ये कह रहा है कि यहाँ पर आपका इट इज़ इमेटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन द सब्सटेंसेस दैट द लेटर, कोड, मार्क और फॉर्म whether the evidence is intended or may be used in the court of justice or not। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर प्रूफ भी कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी कर सकते, तभी यहाँ पर लिखा है और नॉट। तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट का किस तरीके से आपका एविडेंस के कॉन्टेक्ट में, एविडेंस लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ें जानेंगे, तो वो तब बताऊंगा जब हम एविडेंस लॉ का मैं रैपिड क्लास लेके आऊँगा, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ लेंगे वो सारी चीज़। अब सुनो बात, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं क्योंकि ये इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। तो इलस्ट्रेशन इसका समझो फटाफट। इलस्ट्रेशन इसका कह रहा है अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच में बी यूज एज द एविडेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज डॉक्यूमेंट। मतलब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसके अंदर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक किसी ना किसी चीज़ के ऊपर लिखी गई होंगी, जहाँ भी लिखी होंगी वो आपका डॉक्यूमेंट होगा। नेक्स्ट, अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। आपने कोई भी चेक लिखा है, ठीक है, तो किसी किसी बैंक का हो सकता है, वो किसी भी बैंक का हो सकता है, तो वो चेक आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी आपने बना दी, वो आपकी डॉक्यूमेंट है। मैप बना रखा है, किसी चीज़ का नक्शा है या प्लान है,
ठीक है, प्लान बना रखा है आपने, तो वो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, आपने कोई भी चीज़ के ऊपर डायरेक्शन लिख रखी है, इंस्ट्रक्शन लिख रखी है किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग में, तो वो आपका डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा। क्या समझे स्टूडेंट्स? समझ आया नहीं आया? चलो आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन टू कुछ कुछ काम का नहीं है। इलस्ट्रेशंस भी इसका लाइक ओके ओके है, चलो पढ़ लेते हैं, जो ओके ओके बोल ही दिया है मैंने तो। ठीक है, चलो पढ़ो क्या कह रहा है। A writes his name on the back of the bill of exchange payable to his order. The meaning of this endorsement, as explained by the mercantile usage, is that bill is to be paid to the holder. The endorsement is the document and must be construed in the same manner as if the words payable to the holder, or if a words to that effect have been written or over the signature। यहाँ पर सीधा सीधा बात ये बोल रही हुई है इसके अंदर कि आपने किसी बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे आपने कोई भी चीज़ लिख दी, और आपने वो बिल जो था वो बेसिकली आपको किसी और को देना था, तो आपका वो डॉक्यूमेंट कंसीडर कर लिया जाएगा, वो इंडोर्समेंट जो आपने लिखी है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट कंसीडर कर ली जाएगी, जस्ट बिकॉज वो पे टू होल्डर की पे मतलब आप उस होल्डर को वो बिल दे रहे हो। तो बेसिकली मैं वही कह रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि यहाँ पर आपने किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ लिखी तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। चेक बना रखा है वो भी डॉक्यूमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी वो भी डॉक्यूमेंट, मैप है, प्लान है, वो भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ लिख रखी है जो कि डायरेक्शन हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, वो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जो कि सेम बात यहाँ पर भी बोली हुई है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको बता रहा है किस बारे में? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको बताता है वो चीज़ें जो कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर सबसेक्शन एल क्लॉज टी के अंदर यहाँ पर बात कर रखी है। तो इसके अंदर जो मीनिंग लिखा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपका कोई भी एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्मेट में आपके पास में सेव हो रखा है, वो या तो किसी भी फोटो के फॉर्मेट में हो सकता है, ईमेल्स के फॉर्मेट में हो सकता है, मैसेजेस के फॉर्मेट में हो सकता है, या कोई भी किसी भी अदर मीडिया में, ऑडियो है चाहे वीडियो है या कुछ भी है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हम एक तरीके से कंसिडर, मैं आपको बता देता हूँ आइडिया है। ठीक है, चलो वैल्यूएबल सिक्योरिटी पढ़ेंगे। वैल्यूएबल सिक्योरिटी यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि आपने अपनी लीगल राइट को क्रिएट कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है, ट्रांसफॉर्म कर रखा है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, एक्सटिंग्विश कर रखा है, रिलीज कर रखा है, या फिर आपने उस चीज़ को आपने किसी पर्सन के द्वारा एक्नॉलेज करवा रखा है दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और हैज़ अ लीगल सर्टेन लीगल राइट, वो आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्मेट पे इस चीज़ को ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपने एक पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज़ एडमिट कर रहे हो और एडमिट करने के बाद आपने वो पेपर के ऊपर वो बात लिखी और बात के नीचे आपने अपना सिग्नेचर कर दिया, तो वो पेपर आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 30। क्या समझे? ध्यान से सुनो डेफिनेशन को दोबारा। अब मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अब उसके बाद अब ये डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे ताकि सेक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सुनो बात क्या कह रहे हैं। बात ये कह रहा है कि द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और परपोर्ट्स to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, released, or by any other person acknowledge that he lies under the legal liability or has not a certain legal right। बस यही चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल ले लो मुझसे। चलो, आपने एक पेपर के ऊपर लिख दिया, आपने एक पेपर के ऊपर लिख दिया, जैसे कि आपने पेपर के ऊपर लिखा है कि कल मैं मार्केट जाऊंगा, ठीक है, कल मैं मार्केट जाऊंगा, ये आपने पेपर के ऊपर लिख दिया और नीचे आपने साइन कर दिया। तो अब आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि अब कल आप मार्केट जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें का एक इशू है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब आपकी चीज़ें होती हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कैटेगरी में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है विल के बारे में। विल का मतलब आपका होता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। विल का मतलब क्या होगा? एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलो आप सुनो नेक्स्ट। वर्ड्स रेफरिंग टू द एक्ट्स इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन। ये वाला सेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें ध्यान से सुनो, फिर भी पढ़ लेता हूँ। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फॉर द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स विच रेफर्स टू द एक्ट डन एक्सटेंडेड ऑल्सो टू अ इलीगल ओमिशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे। एक्ट ओमिशन, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इस चीज़ को समझना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एक्ट मतलब सुनो, एक्ट मतलब वो होता है सीरीज ऑफ एक्ट ऑफ अ सिंगल एक्ट, मतलब सीरीज भी हो सकती है या फिर आपका खुद का सिंगल एक्ट भी हो सकता है। सेम गोज विद द ओमिशन, ओमिशन भी आपका सीरीज हो सकती है या फिर आपका सिंगल ओमिशन भी हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा स्पेशल ध्यान दे देना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किसी भी स्टेट जुडिशरीज में, या फिर आपके ऑल इंडिया बार में भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है।
चलो नेक्स्ट सेक्शन 34 जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन 34 और सेक्शन 149 दैट इज़ योर कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेक्शंस। तो यहाँ पर कहता है कि आपका यहाँ पर आपका कह रहा है स्टूडेंट्स, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये तो यहाँ पर सारे पर्सन आपके लायबल हो जाएंगे इन द सेम मैनर एज इफ इट वेयर डन बाय हिम अलोन। अगर वो पर्सन, अगर वो एक्ट आपका या तो खुद से उसने सिंगल हैंडेडली कर रखा है या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन ने कर रखा है, तो सब के सब यहाँ पर लाइबल किए जाएंगे जस्ट अंडर द सेक्शन 34 दैट इज योर कॉम विच टॉक्स अबाउट द कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो बस यही है आपका सेक्शन नंबर 35 में बढ़ेंगे आगे। व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट बीइंग इट्स डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, अगर आपका कोई भी एक्ट है जो कि आपने क्रिमिनल इंटेंशन या फिर क्रिमिनल नॉलेज के साथ में आपने उस एक्ट को परफॉर्म कर रखा है, तो जी हम समझेंगे कि आपने वो एक्ट को यहाँ पर क्या कर लिया है, वो आपका क्रिमिनल एक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पर। और अगर वो एक्ट आपका ढेर सारे लोगों के साथ में कर रखा है, तो सारे के सारे लोग वहाँ पर लायबल किए जाएंगे। ठीक है, एक्ट करने का मतलब अगर सारे लोग वहाँ पर ज्वाइन थे उस एक्ट को करते वक्त, क्या थे, हु ज्वाइन इन द एक्ट विथ सच नॉलेज और इंटेंशन, मतलब सारे एक्ट, सारे जितने भी लोग थे वो आपके ज्वाइन हो रखे थे और सबके पास एक इंटेंशन थी उस काम को करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वो काम चाहे एक आदमी करे या चाहे सारे मिलके इकट्ठे करें, यहाँ पर वो सबके सब क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे। दैट इज आपका सेक्शन नंबर 35। ठीक है, नेक्स्ट 36 टॉक्स अबाउट effect caused partly by act and partly by the omission। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect or by an act or by an omission is an offense, it is understood that the offense called effect partly or by actly is the same offense। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात कर रहा है इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट यहाँ पर कॉज हो रहा है या तो पार्टली या तो पार्ट्स में हो रहा है या फिर पार्टली बाय ओमिशन, पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो और उसका इफेक्ट या तो पार्टली पार्ट्स में किया जा रहा है या फिर कंप्लीट ऑफेंस हो जा रहा है, तो हम ये समझ लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर वो आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, कमिट, आपका यहाँ पर वो ऑफेंस तो कर ही रहा है लेकिन वो पार्ट्स में भी ऑफेंस कर रहा है आपका, या फिर आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, कंप्लीट ऑफेंस भी कर दे रहा है। अब इसका इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। कंप्लीट ऑफेंस का कर देने का मतलब या तो वो कंप्लीटली उस ऑफेंस को कर ही दे रहा है, एट द एंड अगर मैं बात करूँ एट द एंड रिजल्ट जा करके, तो रिजल्ट में वो आपका ऑफेंस कंप्लीट हो ही जा रहा है। ये है आपका चीज़ें। ठीक है ना, पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय द ओमिशन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं जरा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बात कर रहा है ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिटेड टू गिव जेड फूड एंड बाय पार्टली बाय बीटिंग द ए हैज़ कमिटेड अ मर्डर। समझे इस चीज़ को, क्या समझे, कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि आपका पार्टली इलीगली कर रखा है, partly by the act or partly by the omission. So yes, this is the best example, this is the best illustration to describe this। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपका 37 कॉपरेशन बाय डन वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस। देखो सीधा सीधा मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, इससे आपका सेक्शन खत्म। ये आपने एक एक्ट कर रखा है, दूसरा एक्ट ये है, तीसरा एक्ट ये है। देखो ध्यान से सुनो, आप मार्केट गए, पहला एक्ट, मार्केट जाके आपने जहर खरीदा, दूसरा एक्ट, जहर खरीद के आप घर लेके आए, तीसरा एक्ट, घर लेकर के आके खाना बनाया और खाने के अंदर वो जहर मिक्स कर दिया, चौथा एक्ट, वो खाना आपने किसी और को खिला दिया, पांचवा एक्ट, वो खाना खा के वो बंदा मर गया या उसकी डेथ हो गई या वो बीमार पड़ गया, जो भी हुआ। तो इतने सारे एक्ट आपने परफॉर्म करे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्ट मिला करके एंड में अगर किसी की हत्या कर दे रहे हैं तो वो एक्ट यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा, मर्डर। ऑफ कोर्स क्योंकि डेथ हुई है यहाँ पर, किसी की मर्डर हुआ है किसी का, तो यहाँ पर हम मर्डर तो बोलेंगे उसको, या कोई भी चलो ऑफेंस हुआ है जो भी है मतलब। ठीक है, तो अगर ढेर सारे एक्ट मिल करके एट द एंड रिजल्ट में जा करके क्या बना दे रहे हैं, वो एक सर्टेन ऑफेंस बना दे रहे हैं, मतलब कॉपरेशन ऑफ 1 2 3 4 5 6, कॉपरेशन ऑफ दीज
offense at a single time, at a single time to constitute an offense. बस दिस इज टॉक्स अबाउट द सेक्शन 37. देखो क्या कह रहा है. When offense is committed by the means of several act, whoever intentionally cooperated in the commission of that offense by doing it of one of those act or by singly or jointly with any other person commits that offense. मतलब हम ये मान लेंगे जी कि अगर आपको कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि बहुत सारे एक्ट्स के अंदर यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है और वहाँ पे एट द एंड जा करके वो एक्ट कमिट हो जा रहा है, कॉपरेशन हो रहा है बहुत सारे एक्ट्स का इंटेंशन के साथ में, और इंटेंशन यहाँ पर या तो सिंगल पर्सन कर रहा है या फिर बहुत सारे पर्सन ज्वाइंट फॉर्म में आपका उस एक्ट को कमिट करने के लिए बात कर रहे हैं, तो वो हम ये मान लेंगे कि सब ने वो ऑफेंस कमिट कर रखा है यहाँ पर. सब ने मतलब जितने भी सारे सेवरल एक्ट किए जाएंगे उन सब सारे एक्ट्स का निष्कर्ष यहाँ पर ये निकलेगा कि वो आपका ऑफेंस कमिट हो चुका है. और यहाँ पर सिंगल और ज्वाइंटली जितने भी सारे नंबर ऑफ पीपल्स होंगे सब पर कॉमन इंटेंशन लगेगी, वो तो लगना ही लगना है. सही बात है. तो ये आपका सेक्शन 37 था. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 38 का. 38 आपका बात कर रहा है स्टूडेंट्स. देखो लेक्चर अभी थोड़ा और लंबा चलेगा, थोड़ा लग के बैठो, एग्ज़ाम सर पे है, सोना नहीं है. ठीक है, मैं साफ कह दे रहा हूँ, मेहनत कर लो. अभी ये 14-15 दिन आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर लिया तो समझ जाना कि एग्ज़ाम बहुत एक चांस हो जाएगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा एग्ज़ाम के अंदर कि हाँ चलो यार अच्छा है कि एग्ज़ाम मेरा आज अच्छा गया है, एक ये फीलिंग रहेगी माइंड में बस. ठीक है ना. इसलिए तभी मैं लेक्चर सीरीज़ को थोड़ा देखो, पढ़ो, समझो, तभी मैं हर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंटली बिल्कुल डिटेल फॉर्मेट में करवा रहा हूँ कंप्लीट. ठीक है ना. अब सुनो बात. सेक्शन 38 बता रहा है वेयर सेवरल एक्ट्स आर इंगेज और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ दिस क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट. अब एग्जांपल के तौर पे इधर देखो, अब एग्जांपल के तौर पे इधर देखो, एग्जांपल नहीं, मैं यहाँ पर सीधा सीधा एक बात बोल रहा हूँ, ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा. आपको स्टेजेस ऑफ क्राइम पता होंगी. पहला स्टेज बात करता है आपका इंटेंशन, दूसरा बात करता है आपका प्रिपरेशन, तीसरा बात करता है आपका अटेम्प्ट, चौथा आपका बात कर रहा है स्टूडेंट कमीशन के बारे में. तो ये जो आपकी स्टेज होती है ये आपकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं सारी की सारी, आपको जैसे कि पता ही है. अब इन स्टेज के अकॉर्डिंग में मान लो कोई एक ऐसा स्टूडेंट, मतलब एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिसने सिर्फ दिमाग लगाया है अपना, जिसका सिर्फ इंटेंशन था, इंटेंशन वाला पार्ट है. कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने प्रिपेयर भी कर लिया हो, इंटेंशन भी कर लिया हो और साथ ही साथ अटेम्प्ट भी किया हो, लेकिन वो बस किसी तरीके से कमिट नहीं कर पाया. तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि हम मान लेते हैं 4 लोग हैं ग्रुप के अंदर, तो 4 लोगों में से एक इंसान ने इंटेंशन बनाई और बाकी के 2 पर्सन्स ने यहाँ पर प्रिपरेशन कर दी उस ऑफेंस को करने के लिए. एक पर्सन ने यहाँ पर आपका अटेम्प्ट भी कर लिया और बाद में उस ऑफेंस को कर भी दिया. तो यहाँ पर मौजूद जो आपके 4 लोग थे, यहाँ पर मौजूद जो आपके 4 लोग थे स्टूडेंट, वो आपके यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिए जाएंगे स्टूडेंट्स? वो 4 लोग आपके क्रिमिनल्स, मतलब ऑफेंस के लिए गिल्टी तो होंगे, लेकिन उनको गिल्टी एज पर द एक्ट, जो भी एक्ट उन्होंने किया होगा उस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी. दैट्स व्हाट सेक्शन 38 टॉक्स अबाउट. नेक्स्ट सेक्शन 39 टॉक्स अबाउट द वॉलंटरली. व्हाट इज सेक्शन 39 टॉक्स अबाउट द वॉलंटरली. तो सेक्शन 39 आपका बेसिकली बात ये कर रहा है कि अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट when he caused it by means whereby he intended to cause it. voluntarily मतलब इच्छा, इच्छुक तरीके से कोई भी चीज काम कर देना. इच्छुक तरीका मतलब ये बोलेंगे कि उसकी इच्छा भी थी, उसको इंटेंशन भी थी वो चीज करने की, तो उसने कर दी. तो यहाँ पर हम बोलेंगे जी वो एक्ट आपका वॉलंटरली हो गया. तो बस यही आपकी बात यहाँ पर बोल रखी है. ठीक है. और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजंस टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट. है कि नहीं? सही बात है. चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट? ऑफेंस के बारे में. तो ऑफेंस आपका क्या कहता है? ऑफेंस में आपका सेक्शन 2 सॉरी क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के अंदर, इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर ऑफेंस का मतलब ये बता रखा है कि ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोड के द्वारा पनिश हो जाएगी, और वो यहाँ पर आपकी दे रखी है. ठीक है. ये चलो आगे बढ़ेंगे. स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, इलीगल, लीगली बाउंड टू डू, इंजरी, लाइफ, डेथ, एनिमल, वेसल्स, ईयर, मंथ, सेक्शन.
और बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन है, ओथ, गुड फेथ और आपका हार्बर। इसको फटाफट देखेंगे। अब देखो, स्पेशल लॉ का मतलब होता है आपका सीधा, स्पेशल लॉ का मतलब यहाँ पर दे रखा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपका कोई भी लॉ बना रखा है तो वो आपका स्पेशल लॉ कह दिया जाएगा। लोकल लॉ आपका वो लॉ होता है जो कि इंडिया के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का अपना खुद का कोई भी लॉ हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो बच्चे एमपी के लिए तैयार कर रहे हैं, एमपी में आपका एमपी अकोमोडेशन एक्ट है, वो आपका लोकल लॉ माना जाएगा। अगर हम बात करें यूपी की, अगर हम बात करें किसकी, यूपी की बात करें तो वहाँ पर यूपी में आपको पता होगा यूपी लैंड रेवेन्यू कोड है आपका। बात करें चलो दिल्ली की, तो दिल्ली में आपका दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपके जो पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आपके पर्टिकुलर पार्ट है इंडिया के, तो इंडिया के अपने पर्टिकुलर पार्ट के लिए कोई भी ऐसा कानून जो भी होगा वो हम बोलेंगे आपके लोकल लॉ। नेक्स्ट आपका इलीगल। इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। इलीगल का मतलब होता है एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ or which furnished ground for the civil aviation, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit. All right. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंजरी। इंजरी यहाँ पर बात कर रहा है, इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू अ पर्सन, मतलब कोई भी एक ऐसा हार्म जो कि आप इलीगली कॉज कर रहे हो किसी पर्सन को, किसी पर्सन के आप बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, आप क्या या फिर उसकी प्रॉपर्टी को आप हार्म पहुंचा रहे हो, तो यहाँ पर आप इंजरी की कैटेगरी में फॉलो हो रहे हो। लाइफ का मतलब होता है इंसान की जिंदगी, ह्यूमन बीइंग की जिंदगी, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम दैट कॉन्स्ट्रक्ट्स, बस सिंपल। डेथ, डेथ का भी सेम है, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट एनिमल। एनिमल का मतलब होता है एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, सिंपल। वेसल। वेसल का मतलब होता है आपका एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंसिंग बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ अ प्रॉपर्टी। ईयर का मतलब होता है आपका ईयर और मंथ, आपका यहाँ पर ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रखी है। सेक्शंस का मतलब होता है आपका, सेक्शंस का मतलब वो होता है जो न्यूमेरिकल फिगर्स आपके कंप्लीट बेयर एक्ट के अंदर दे रखे हैं, जैसे कि 49, 50, 51, 52। तो ये आपके सारे यहाँ पर क्या सेक्शंस हो जाएंगे, जितने भी एन नंबर ऑफ यहाँ पर नंबरिंग न्यूमेरिकल फिगर्स दे रखे हैं वो आपके यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिए जाएंगे स्टूडेंट, वो यहाँ पर कंसिडर होंगे आपके एज अ सेक्शंस। यस। ओथ का मतलब होता है शपथ। ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ, एफर्मेशन, किसी भी चीज़ के लिए एफर्मेशन हो सकता है, सब्सटीट्यूटेड बाय द लॉ हो सकता है, लॉ फॉर एन ओथ, और एनी डिक्लेरेशन या फिर कोई भी डिक्लेरेशन होता है या कोई भी चीज़ होती है ऑथराइज बाय द लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ। प्रूफ के लिए भी हम उस चीज़ को यूज कर सकते हैं, वेदर इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और वेदर इन अ नॉट। ठीक है। गुड फेथ का मतलब यही है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, बस सिंपल कहानी। ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हार्बर की। तो हार्बर में हमने यहाँ पे समझना है सिर्फ इतना है कि हार्बर का मतलब यहाँ पर होता है कि किसी भी पर्सन को, सप्लाइंग ए पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म, एम्यूनेशन और मीन्स ऑफ एनी अदर कन्वेंसिंग or assisting a person by any other means whether of the same kind or those enumerated in this section or not to evade apprehensions। तो सीधा सीधा यहाँ पर ये बोल रखा है स्टूडेंट्स कि अगर हार्बर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे पर्सन को आप सप्लाईज दे रहे हो किसी भी चीज़ का, चाहे वो शेल्टर के फॉर्म में हो सकता है, फूड के फॉर्मेट में, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म, एम्यूनेशन, या किसी भी फॉर्म में आपको वो चीज़ें कन्विंस हो रखी हैं, और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज इन्यूमरेटेड इन दिस सेक्शंस और नॉट टू इवेट द एप्रीहेंशंस। बस सिंपल कहानी हार्बर। चलो अब फटाफट बात करेंगे पनिशमेंट का। ये है भाई साहब इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। तो दिमाग खोल के अब इस चैप्टर को देख लेना, सुन लो ध्यान से जो एक एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका एमसीक्यू बना था दिल्ली में। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, मानता हूँ, लेकिन अगर अच्छे से समझ लिया तो खेल खत्म है वहीं पर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। पनिशमेंट। पनिशमेंट में आपकी सिर्फ 5 टाइप की पनिशमेंट दे रखी है। यहाँ पर कितने टाइप की पनिशमेंट दे रखी है, 5 टाइप्स की। 5 टाइप में पहला कौन सा है, पहला है डेथ। दूसरा बात करता है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तीसरा बात करता है इम्प्रिजमेंट के बारे में। यहाँ पर इम्प्रिजमेंट आपकी 2 कैटेगरी में है, पहली रिग्रेस और दूसरा है सिंपल। नेक्स्ट है आपको फोरफिशर ऑफ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है आपका फाइन। सो आई डोंट थिंक कि आपको इन सबकी मीनिंग बताने की जरूरत है। डेथ का मतलब डेथ ही हो जाती है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब है उम्र कैद। इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है आपका 2 टाइप्स के हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक होता है रिग्रेस, जिसमें कि आपको हार्ड लेबर वाला पनिशमेंट भी दिया जाएगा इम्प्रिजमेंट के साथ साथ। एक होता है सिंपल इम्प्रिजमेंट, जिसमें आप कोई भी हार्ड लेबर नहीं है, आप आराम से अपना आराम से, मतलब जो ऑफेंडर्स हो सकते हैं वो अपना आराम से सिंपल इम्प्रिजमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोरफिशर ऑफ प्रॉपर्टी और नेक्स्ट है फाइन आपका, सिंपल। ठीक है। चलो नेक्स्ट अब बात करेंगे हम यहाँ पर सेक्शन 53A हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
यहाँ से आई डोंट थिंक कोई भी जुडिशरी में क्वेश्चंस बन रहा है। बनेगा आपका सेक्शन नंबर 54 से, सेक्शन नंबर 54 जो कि बात कर रहा है आपका कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा बोला हुआ है, एमसीक्यू के बना था यहाँ पर, ठीक है, एमसीक्यू बना था यहाँ पर, इसलिए ध्यान से सुनना। इन एवरी केस इन विच सेक्शंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड may or without the consent of the offender commute the punishment for any other punishment provided by this code। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट आपकी जो डेथ सेंटेंस की जो पनिशमेंट होती है वो आपकी यहाँ पर किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी, और वहाँ पर आपके कंसेंट की ज़रूरत नहीं है ऑफेंडर की, टू कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पर ये कह रहा है इन एवरी केस इन विच द सेंटेंस इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में और विदाउट द कंसेंट the offender commute the punishment for the imprisonment for a terms not exceeding 14 years। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कम्यूटेशन फॉर द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अगर बात आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट की है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट में आपका कोई भी जो कि कम्यूटेशन होगा वो 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 14 ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात कर लें तो वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। सिंपल कहानी, और कुछ नहीं है इसमें सेक्शन में। ठीक है, सेक्शन 56, सेक्शन 56 को छोड़ दो आप, वैसे भी ये हटा हटा दिया यहाँ पर, ठीक है, रिपील हो गया क्रिमिनल लॉ, हटा दो उसको। सेक्शन 57 पढ़ लेंगे। सेक्शन 57 में आपका क्या बता रहा है? सेक्शन 57 में आपको बता रहा है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। क्या बता रहा है? फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो फ्रैक्शन में आपका सीधा सीधा बोला हुआ है कि आपका इन कैलकुलेशन फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट यहाँ पर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड टू एज अ इक्विवेलेंट फॉर द इम्प्रिजमेंट फॉर 20 ईयर्स। तो अगर यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट का फ्रैक्शन हो रहा है तो हम यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट के फ्रैक्शन को इम्प्रिजमेंट ऑफ 14 ईयर्स हम ये कंसिडर कर लेंगे बस, और क्या है। नेक्स्ट सेक्शन 58 भी हटा दो, ये तो रिपील हो गया। 59 भी हटा दो, ये भी रिपील हो गया। 60 पढ़ लेंगे। 60 ये कह रहा है सेंटेंस में बी होली पार्टली और रिग्रेसली इम्प्रिजमेंट। ये तो हेडिंग में ही समझ में आ रहा है हमको, इसमें तो डिटेल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ये कह रहा है हमको कि सेंटेंस आपका या तो होली या फिर पार्टली रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। मतलब अगर आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया है वो आपका कंप्लीट रिग्रेस भी हो सकता है, कंप्लीट सिंपल भी हो सकता है, या फिर पार्टली रिग्रेस भी हो सकता है, पार्टली सिंपल भी हो सकता है। बस ये कहानी है यहाँ की। ठीक है, और ये आपकी कॉम्पिटेंट कोर्ट ही डिसाइड करेगी। जो कोर्ट आपके सेंटेंस सुना रही है वही कोर्ट डिसाइड करेगी कि किस तरीके की पनिशमेंट उस बच्चे को देनी चाहिए, एज अकॉर्डिंग टू द लॉ, एज अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स और एज अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस ऑफ फोरफिशर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका फोरफिशर ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो दोनों आपके रिपील हो गए तो इसको हटा दो। अमाउंट का टॉपिक भी ठीक ठाक ही है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बने तो ठीक है, नहीं बना तो छोड़ो। ठीक है, मतलब लाइक इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन मेरे को लगा नहीं है। ठीक है, चलो। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू बी which a fine may be extend the amount of fine which the offender is liable to be unlimited but shall not exceed excessive, shall not excessive। sentence of imprisonment for a non payment of fine। यहाँ पर अच्छा सॉरी, चलो इसको पढ़ लो जरा फटाफट। सेक्शन 63, 63 पढ़ा रहा था ना मैं। 63 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है बेसिकली। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में बी एक्सटेंड। अगर आपको कोई भी ऐसा सम है जहाँ पर आपका फाइन एक्सटेंड हो सकता है तो वहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ फाइन ऑफेंडर के लिए लायबल होगा, जिसमें सॉरी मतलब कोई भी जो ऐसा फाइन है जिसमें कि ऑफेंडर आपका लायबल है वो आपका अनलिमिटेड भी हो सकता है बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। मतलब यहाँ पर बात करा कि वो अनलिमिटेड भी हो सकता है बट वो एक्सेसिव नहीं होगा। वो क्या होगा? अनलिमिटेड होगा, एक्सेसिव नहीं होगा। तो मतलब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो सिंपल भाषा में ये है कि एज पर द लाइक लेवल ऑफ द क्लाइंट। अगर क्लाइंट गरीब है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अमाउंट रखा जाएगा, और अगर क्लाइंट अमीर है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अमाउंट रखा जाता है। ये कंप्लीट केस टू केस वेरी कर सकता है ये वाली चीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम सुनेंगे
In every case of an offense punishable with imprisonment as well as fine, in which of the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment, and in every case of the offense punishable with fine only, in which the offender is sentenced to a fine. तो यहाँ पर सीधा सीधा सेंटेंस ऑफ फाइन फॉर अ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल यहाँ पर ये बोली हुई है कि ऑनरेबल कोर्ट आपकी वहाँ पर फाइन चढ़ा देगी। ठीक है, मतलब जो आपके ऊपर फाइन चढ़ाया हुआ ना किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के ऊपर अगर आपने फाइन जमा नहीं करा तो आपको इम्प्रिजमेंट भी सुनाई जा सकती है, और वो इम्प्रिजमेंट आपकी अकॉर्डिंग टू द केस वो वेरी कर सकती है। इम्प्रिजमेंट आपकी सर्टेन टर्म्स के लिए भी हो सकती है, लेकिन आपकी इम्प्रिजमेंट कभी भी एक्सेसिव फॉर्म में आपको नहीं दी जाएगी, और कम्यूटेशन हो जाएगा आपका बाद में। ही मे बी लायबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस, उसकी सेंटेंस कम्यूटेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 65, बात कर रहा है आपका लिमिट टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन और अवॉर्डेड और समथिंग। तो यहाँ पर 65 में आपका बेसिकली बात बोल रखी है कि द टर्म और फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स ऑफ द ऑफेंडर इज टू बी इम्प्रिजमेंट indirectly default of a payment of a fine shall be not exceeding 1/4 of the term imprisonment, which is maximum fixed for a offense if the offense is punishable with the imprisonment as well as the fine. तो यहाँ पर लिमिट सेट कर रखी है स्टूडेंट, लिमिट सेट कर रखी है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। तो वो बंदा कितना देगा यहाँ पर, सिर्फ 1/4, 1/4 ऑफ द इम्प्रिजमेंट। मतलब अगर आपको सपोज मान लो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर किसी भी ऑफेंडर को अगर 2 साल की सजा हो जाती है, ठीक है, 2 साल की सजा हो जाती है, तो 2 साल का 1/4 कितना टाइम पीरियड होगा, 6 महीने। तो उसको 6 महीने एक्स्ट्रा सजा दी जा सकती है अगर वो फाइन नहीं जमा करेगा तो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजमेंट में बात कर रखा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा सा चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर रखी हैं। ठीक है ना, मतलब 1/4 वहाँ पर बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर आपने पेमेंट ही नहीं दी फाइन, मतलब फाइन की जो पेमेंट है अगर आपने वही जमा नहीं कर रखी यहाँ पर, तो क्या होगा, इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज अ डिफॉल्ट ऑफ ए पेमेंट ऑफ अ फाइन मे बी ऑन डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस। सिंपल है ये भी। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। 67 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, 68 पढ़ लेंगे, 69 पढ़ेंगे। 68 आपका कह रहा है इम्प्रिजमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन्स। तो सीधा सीधा यहाँ पर बात हो रखी है कि अगर आपने एक बार आपके ऊपर मान लो एक ऑफेंस था जिसके लिए आपको फाइन चढ़ा हुआ है, अगर आप वो फाइन दे दोगे तो फिर कहें बात की इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट आपकी तब लगेगी जब आप फाइन भी नहीं दे रहे हो। तो ये आपका यहाँ पर चीज़ है। नेक्स्ट है आपका टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। तो ये चीज़ है आपकी। ठीक है, मतलब टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, आप किस्तों में पैसा जमा कर रहे हो तो आपकी इम्प्रिजमेंट भी यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आप राजी हो और आप किस्तों में पैसे दे रहे हो वहाँ पर, फाइन जो है वो आप किस्तों में जमा कर रहे हो वहाँ पर, तो उस टाइम पे भी आपको इम्प्रिजमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और या फिर आपकी तब भी इम्प्रिजमेंट ख़त्म हो जाएगी जब आप कंप्लीट पेमेंट दे रहे हो वहाँ पर, ख़त्म कहानी। ठीक है, 70 अब हम बात कर लेंगे। फाइन लेविएबल विथ 6 years ऑफ ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लाइबिलिटी। तो फाइन यहाँ पर बात ये कर रहा है कि आपका फाइन वसूल लिया जाएगा विद इन 6 years। क्या चीज़, ध्यान से सुनो इधर देखो, फाइन आपका वसूल लिया जाएगा विद इन द 6 years ऑफ द ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट। ठीक है, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लाइबिलिटी, वहाँ पर आपकी जो डेथ होगी वो आपकी प्रॉपर्टी से आपकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट ये कह रहा है आपका लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप सेवरल ऑफेंस। आपकी यहाँ पर ऑफेंस की पनिशमेंट की लिमिट हो सकती है अगर आपने ढेर सारे ऑफेंस कर रखे हैं तो, है कि नहीं। तो उस हिसाब से आपकी लिमिट यहाँ पर पनिशमेंट की डिसाइड करी जाएगी एज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 71। ठीक है, इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, मैं ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं होते हैं आपके, फिर भी मैं आपको बस जस्ट लाइक ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ नॉलेज और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट, जब सीरीज करी है तो उसमें करना भी ज़रूरी है ऑफकोर्स। ठीक है,
चलो नेक्स्ट है आपका 72 जो कि बात कर रहा है इम्प्रिजमेंट सॉरी पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन गिल्टी ऑफ वन of the several offenses the judgment is stating that is it is a doubtful of which. ठीक है, so this is the yes. In all the cases in which the judgment is given that a person is guilty of one of the most of several offenses specified in the judgment but that it is a doubtful of which of these offenses he is a guilty shall be an offender shall be punished for the offense for the lowest punishment is the provided in the same punishment is not for provided for the all. मतलब अगर कभी ऐसा हो कि किसी पर्सन को गिल्टी मान लिया है एक या एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए तो जजमेंट वहाँ पर ये आपकी डाउटफुल नेचर की भी हो सकती है। डाउटफुल नेचर की जजमेंट काहे होगी, तो वहाँ पर आपका जो ऑफेंडर होगा उसको सबसे जो लोएस्ट पनिशमेंट होगी सबसे पहले वो दे दी जाएगी उसको। ठीक है, सारे ऑफेंसेस के लिए देना उस बंदे को लाइबिलिटी डिसाइड नहीं करेगी, वहाँ पर आपके जो सबसे लोएस्ट पनिशमेंट होगी वो दे दी जाएगी अगर आपकी पनिशमेंट सारे ऑफेंसेस के लिए नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर लिखा है ना लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द ऑल, सेम पनिशमेंट वहाँ पर नहीं दी जाएगी उस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट में आपका क्या बता रहा है, वेन एवर एनी person is convicted of an offense for which under this code the court has power to sentence him to the rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any person or portion of the imprisonment to which he sentences not exceeding 3 months in the whole according to the following scale. तो स्केल आपके यहाँ पर दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तीनों तीनों पॉइंट ध्यान से सुनना। अब for time not exceeding 1 month if the imprisonment of the exceeding shall not exceeding 6 month। नेक्स्ट कह रहा है आपका टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, तो वहां पर आपका इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ एंड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। नेक्स्ट आपका कह रहा है अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर। ये भी बहुत सिंपल सेक्शन है सोलिटरी कन्फाइनमेंट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे जी। यहाँ पर लिखा है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। देखो सोलिटरी कन्फाइनमेंट का सेक्शन तो सिंपल था लेकिन ये है असली, यहाँ पर बनेगा आपका एमसीक्यू जिसके चांसेस हैं बनने के। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप, सुनो। यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है स्टूडेंट्स की इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ अ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट का सेंटेंस जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीडिंग 14 days एट अ टाइम। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट का कंटिन्यू जो पीरियड रहेगा वो 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए विथ इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ द सोलिटरी कन्फाइनमेंट। देखो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ भी बताई थी कि आपको पार्टली रिग्रेस भी मिल सकता है, पार्टली वैसा भी मिल सकता है। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो होता है ना वो आपके रिग्रेस की कैटेगरी में हम मान लेंगे। ठीक है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट और समथिंग। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला हुआ है स्टूडेंट्स कि आपका जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट का जो ग्रांट होगा वो किसी भी ऑफेंडर के ऊपर 14 दिन से ज़्यादा एट अ टाइम उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और एट नॉट लेस ड्यूरेशन दैट सच पीरियड, ना 14 दिन से कम ना 14 दिन से ज़्यादा, 14 दिन ही करवाए जाएंगे एट अ सिंगल टाइम। वैन द इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ्स द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन अ मंथ। तो अगर 3 महीने का इम्प्रिजमेंट अगर किसी पर्टिकुलर को मिला है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है वो आपका 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ऑफ अ होल इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड विद सेवरल इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट नॉट ड्यूरेशन ऑफ दैट सच पीरियड। बस सेम कहानी वही कह दी है यहाँ पर। तो लिमिट का जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 74 स्टूडेंट, ये आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो जाता है इम्पोर्टेंट। क्या समझे, चलो आगे बढ़ेंगे। इनहेंस पनिशमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 7, ये भी आपका बस ऐसे ही है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। पनिशमेंट के इन्हेंसमेंट के बारे में बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, पनिशमेंट की इन्हेंसमेंट के बारे में ये बात कर रखी है यहाँ पर कि जो भी आपका चैप्टर नंबर 12 है और आपका चैप्टर नंबर 17 है, ठीक है, आफ्टर द प्रीवियस कन्विक्शन, तो यस वहाँ पर आपकी पनिशमेंट को इन्हेंस कर दिया जाएगा और बस यही आपका सेक्शन नंबर 75 बता रहा है। ठीक है ना, इन्हेंसमेंट और ये सब आपका विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म्स ऑफ 3 years और अपवर्ड, बस ये है आपका। नेक्स्ट आपका कह रहा है शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ दो चैप्टर्स
with like imprisonment or like term shall be subject for every such offense or to of imprisonment of either description for a term which may be extend to 10 years। तो ये आपकी कंप्लीट यहाँ पर चीज़ बता रहा है स्टूडेंट, है कि नहीं है। चलो अब यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जनरल एक्सेप्शंस। ये क्लास आपकी मैक्स टू मैक्स 1 AM, ठीक है, रात के 1 बजे तक चलेगी और उसके बाद फिर हम इस क्लास को एंड कर देंगे, जितने सेक्शंस कवर होंगे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट डे पे देखेंगे आपके। ठीक है, तो अब हम बात करें स्टूडेंट जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। ठीक है ना, जनरल एक्सेप्शंस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। जनरल एक्सेप्शंस आपके वो एक्सेप्शंस होते हैं कि जिनके अंदर आप एक तरीके से डिफेंस ले सकते हो। क्या चीज़? जिनके अंदर आप एक तरीके से डिफेंस ले सकते हो। अब सुनो बात ध्यान से, सेक्शन नंबर 76 जो होता है और सेक्शन नंबर 79 जो होता है, इन दोनों को हम साथ में ले लेंगे। ठीक है ना, 76 आपका जो कह रहा है वो बात कर रहा है आपका नथिंग इज एन ऑफेंस विच शैल बी डन बाय अ पर्सन हु इज बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय द लॉ। ठीक है, और ये वाला किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जस्टिफाइड बाय लॉ, ये बात कर रहा है आपका बाउंड बाय लॉ। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप लॉ के द्वारा बाउंड हो रखे हो उस एक्ट को करने के लिए और आप उस एक्ट को कर भी देते हो, तो आपको वहाँ पर कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। जस्टिफाइड बाय लॉ ये हो जाएगा कि अगर आप कोई भी ऐसा लॉ कर रहे हो जिसमें कि आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेम उसमें भी सेक्शन 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ पर आपकी गुड फेथ की कैटेगरी में आ रही है। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट कर देते हो जिससे कि आपका कोई भी सामने वाले का कुछ भी नुकसान हो जाता है या कुछ भी चीज़ हो जाती है, तो वहाँ पर आप जस्टिफाइड हो जाओगे उस लॉ को, उस एक्ट को करने के अंदर। सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में वो आपका यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा पॉइंट। ठीक है ना, तो ये आपका करीब करीब चीज़ें हो रखी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सेक्शन 76 का एग्जाम्पल मैं आपको ये बोलूँगा कि मान लो आपके एक सीनियर ऑफिसर ने, आप एक पुलिस ऑफिसर हो और आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर ने आपको कोई भी ड्यूटी दे रखी है और उस ड्यूटी को निभाते वक्त अगर आप वहाँ पर कोई भी एक ऐसा एक्ट कर देते हो जो कि पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में भी आ सकता है, तो वहाँ पर आप पनिश नहीं किए जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप बाउंड बाय लॉ हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस आपको आपके सीनियर्स के द्वारा ही दिए गए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका जस्टिफाइड बाय लॉ, ये हो जाएगा जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब कोई भी एक ऐसा एक्ट हो सकता है कि जो कि आप लॉ के द्वारा लॉ के द्वारा आपका वो चीज़ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जस्टिफाइड हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ के द्वारा आप उस चीज़ को कर रहे हो लेकिन आप गुड फेथ में कर रहे थे, तो वो एक्ट आपका यहाँ पर लॉ के द्वारा क्या हो जाएगा? जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर सेक्शन नंबर 77 और 78। तो ये दोनों सेक्शंस भी आपके करीब करीब सेम साथ में पढ़े जा रहे हैं। सेम यहाँ पर बात ये की जाती है स्टूडेंट्स कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज इन द गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। अगर कोई भी ऐसा जज है जो कि आपकी अपनी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है और उस पावर को एक्सरसाइज करते वक्त अगर वो कोई भी एक्ट भी कर देगा, तो वो एक्ट आपका जुडिशियली एक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा और वो वहाँ पर उस जज को डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो एक्ट अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर गुड फेथ में वो एक्ट को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। ही बिलीव्स टू बी दैट एक्ट टू बी अन गुड फेथ। चलो 78 यहाँ पर बात करें नथिंग इज विच इज टू बी डन और विच इज वारंटेड बाय जजमेंट और समथिंग। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात कर रहे हैं एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। अगर कोई भी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, अगर कोई भी जजमेंट या फिर कोई भी ऑर्डर प्रोवाइड करा रही है और उस ऑर्डर के तहत अगर आपका कि कोई भी एग्रीव पार्टी जिसके साथ कुछ नुकसान भी हो जाता है या कोई भी चीज़ है या, तो वहाँ पर आप जज को गलत नहीं ठहरा सकते हो। क्यों? क्योंकि जज ने वो ऑर्डर या कोई भी जजमेंट जो दिया है होगा वो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, यस, अकॉर्डिंग अपनी कंप्लीट सूझबूझ के साथ वो जजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और वो एक्ट, वो जो किया जा रहा है जजमेंट देने का या ऑर्डर देने का, जो भी कोई एक्ट है वो आपका गुड फेथ में किया जा रहा है।
तो वहाँ पर आप कोर्ट को गलत नहीं ठहरा सकते कि वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया या उसकी ज्यूरिसडिक्शन में कोई गलत चीज़ थी, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 80। सेक्शन नंबर 80 आपको बात कर रहा है एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है। तो एक्सीडेंट के बारे में आपको बात करें, एक्सीडेंट में आपको ये समझने की चीज़ है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एन एक्सीडेंट और द मिसफॉर्चून और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट और इन अ मैनर बाय लॉफुल मीन्स विद अ प्रॉपर ड्यू केयर एंड ऑक्शन कॉशन। तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट है स्टूडेंट जो कि आप प्रॉपर केयर के साथ यहाँ पर आप कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर केयर के साथ आप कर रहे हो फॉर द लॉफुल मीन्स दैट इज अ लॉफुल एक्ट विदाउट एनी क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, तो वहाँ पर हम समझेंगे कि वो चीज़ आपकी एक्सीडेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 81, नेसेसिटी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? नेसेसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो नेसेसिटी में हमको ये चीज़ समझने की है स्टूडेंट कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है कि जो कि किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए, एक अगर आप छोटा एक्ट को भी परफॉर्म कर दोगे तो वो आपका एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में ले लिया जाएगा। मतलब किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए अगर आपने कोई भी एक ऐसा एक्ट कर दिया विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, तो सर हम वो मान लेंगे कि वो जो एक्ट हुआ है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको डिफेंस मिल जाएगा। क्या समझे?